यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। यूसीएन बुद्धा के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान दिन के अवसर पर भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए है आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर संजय गजभिये सर, जो कि एक लेखक है, जाने माने लेखक, जाने माने चिंतक है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण किया है उसकी प्रक्रिया क्या थी और संविधान निर्माण का इतिहास क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम। सर, आपने तो इस विषय पे बहुत बड़ा काम किया है। आपकी 2-3 किताबें भी प्रकाशित है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में योगदान और संविधान सभा में जाने का जो सफर है उस पर डॉक्टर संजय गजभिये साहब ने बहुत ही ऑथेंटिक हिस्ट्री लिखी है, जो कि काफी प्रशंसनीय है। सर, आज हम संविधान दिन के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो हम संविधान दिन के अवसर पर चर्चा करने से पहले हम प्राचीन काल में थोड़ा जाना चाहेंगे। जैसे कि कोई भी समाज व्यवस्था होती है, वो समाज व्यवस्था किसी भी नियमों के तहत चलती है। तो वैसे आदिकाल से चले आ रही है परंपरा है। कोई भी हमारा परिवार हो, कोई भी परिवार हो, वो एक नियमों के तहत चलता है। तो प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी नियमावली थी जिससे वो प्राचीन भारत का जो समाज है, या प्राचीनतम समाज, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का अगर हम लेते हैं, तो ऐसी कौन सी नियम थे या ऐसी कौन सी समाज व्यवस्था थी जिसके तहत वो समाज चलता था या उस अनुरूप कार्य करता था? सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामना देता हूँ। अभी जैसा कि आपने कहा, मैं थोड़ा इस पर और स्पष्ट करूंगा। प्राचीन काल की जब आप बात कर रहे हैं, तो प्राचीन काल की जब भी सभ्यता देखे हम भारतवर्ष की, तो जो सुदृढ़ सभ्यता थी, जिसको हम सिंधु संस्कृति के नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता भी जिसको कहा जाता है, जो ईस्वी सन पूर्व 1750 तक का इसका काल जो है तब तक जीवित थी। 5000 वर्ष पूर्व आज से यदि देखेंगे तो यह एक सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी। बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, जैसे आज हमारे बड़ी बड़ी सिटियां बसी हुई है। इसमें देखेंगे हमको वहां पर जो खुदाई हुई है, खुदाई में बड़े बड़े बिल्डिंग तो मिली है, बहुमंजिला इमारतें मिली है, वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें मिली है, जो सड़क के आसपास में नालियां खुदाई मिली है, वहां स्विमिंग टैंक मिले हैं, और वहां के अनाज के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। वहां खुदाई में देखेंगे आप ना, तो कोई औजार नहीं मिले। ये विशेष बात है। वहां कोई देवालय नहीं मिला है, है ना। तो इससे जो है उस समय के वहां पर खुदाई में जो है लिखावट मिली है, जो वहां बर्तन मिले हैं या वहां के जो सिक्के मिले हैं उसमें लिखावट मिली है, लिपि मिली है। वो हालांकि लिपि अभी तक कुछ लोगों ने पढ़ने का दावा किया है, लेकिन बाहर अभी तक जो उसको पढ़ा नहीं जा सका। यही समाज में अभी तक धारणा है। लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इससे तो ये चलता कि भारत की जो उस समय की सिंधु सभ्यता है कि थी, इस समय के लोग पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल पढ़ना लिखना जानते थे और सभ्य लोग थे। नगरों में रहते थे और भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि वहां अगर वो भगवान को माने होते तो वहां देवालय मिलता, पूजा पाठ, हवन होम हवन का कुछ तो मिला होता। बिल्कुल। तो इससे जो विशेषज्ञ है, उन्होंने, विद्वान लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि वो भगवान को मानने वाले लोग नहीं थे, वे कर्मवादी लोग थे। काम पर उनका ज्यादा विश्वास था। तो यह ऐसी जो हमारी 19 सभ्यता थी, इसको ईस्वी सन पूर्व 1750 के आसपास में तहस नहस किया गया, या ये सभ्यता का विनाश हुआ, हम ऐसा भी अगर कह ले। तो इसके बाद जो सभ्यता आई, जिसको आर्य सभ्यता हम कहते हैं, तो इस सभ्यता में क्या हुआ? आर्य सभ्यता एक जो है ये ग्रामीण सभ्यता है। इस व्यवस्था में हमें, आप कहीं भी खुदाई में आज तक कोई नगर नहीं मिले हमें आर्य सभ्यता में।
आर्य सभ्यता में हमें कोई लिखावट नहीं मिली, लिपि नहीं मिली। ओके। यानी जो उन्नत सभ्यता थी, समाज की अवनत अवस्था कैसे हुई, इससे पता चलता है। जो आर्य सभ्यता में लोग थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यहाँ हमें कोई सिक्के नहीं मिले। बिल्कुल। तो इसमें से यहाँ पर लोगों ने सिर्फ यहाँ याद करते थे, कंठस्थ करते थे लोग। यानी जो उन्नत सभ्यता थी अवनत सभ्यता में बदल गई। यहाँ ग्रामों में देखेंगे, ग्राम व्यवस्था में आ गए हम। तो बाबा साहब ने जिसको भी कहा, विषमता की जड़ ग्रामों को कहा है। ओके। तो यहाँ से विषमता जो निकली, यहाँ से निकलना चालू हुआ। तो एक प्रकार से हम उन्नत सभ्यता से अवनत सभ्यता के ओर आए। फिर धीरे धीरे जब आर्यों ने अपना यहाँ साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, फिर वेद और उपनिषद आए और इसके माध्यम से यहाँ पर पहले 4 वर्ण बनाए गए। हाँ, उसको पहले कार्य के हिसाब से करते थे, फिर वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके बाद जब मानव समाज में देखते हैं हम, जो वर्ण व्यवस्था के नाम पे यहाँ भेदाभेद हो रहा था, उसी समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महामानव तथागत बुद्ध ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बुद्ध ने केवल धम्म की स्थापना नहीं की। धम्म की स्थापना तो मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, इसके लिए ठीक है, लेकिन विषमता के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। सबसे बड़ा तो ये था उनका, है ना, समाज में समानता प्रस्तावित करने के लिए। इसीलिए देखेंगे बुद्ध ने अपने धम्म में एक ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण लोग तो उसमें बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने शूद्रों को भी स्थान दिया, महिलाओं को भी स्थान दिया, जो कि महिलाओं की बहुत ही अवनत अवस्था हो गई थी। तो इस प्रकार से आर्य सभ्यता, जिसको आर्य तो किसी भी दृष्टि में वो दिखते नहीं है, अगर उनकी सभ्यता को देखा जाए। आर्य शब्द वैसे भी ये बुद्ध का दिया हुआ शब्द है ना। तो इस प्रकार से फिर बुद्ध ने फिर से अपनी एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी समाज व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रयास किया। और उनका प्रयास देखो इतना सफल रहा कि बाद में राजा महाराजाओं ने उनके धम्म को अपनाया। बिल्कुल। और तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के हम 3री शताब्दी में यदि देखें तो सम्राट अशोक जो हुए, विश्व में ऐसे सम्राट नहीं हुए, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया, है ना। राजधर्म बनाने के बाद सभी को उन्होंने समानता का व्यवहार किया, सभी के साथ। उन्होंने फिर जो समाज में परिपाटी चली आ रही थी कि होम हवन यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ, ये सारे अंधविश्वास वाली जो बातें थी, समाज को क्या ये पूजा पाठ वगैरह, ये सारा व्यक्ति को समाज के अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और बौद्धिक रूप से उसको गुलाम बना देता है। वो पंगु हो जाता है, सोच ही नहीं पाता व्यक्ति। वो इतना डर जाता है कि कुछ भी करते रहेगा तो हर बात में उसको भगवान याद आता है ना। और जो एक मुक्त मानव होता है, वो खुले विचारों से सोच सकता है। यदि कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो पहले जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति है, वो पहले भगवान के पास पूजा पाठ के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जो खुले विचारों का व्यक्ति होता है, जिसका भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं होता, वो उसको जो कारण होता है उसका परिणाम ढूंढने की कोशिश करता है और उसको दूर करने की कोशिश करता है। ये बड़ी बात होती है। तो सम्राट अशोक के बाद में जब आप देखेंगे, सम्राट अशोक के जमाने में क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, तो पहले तो उन्होंने धम्म संगीति बुलाई, 3री धम्म संगीति। तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद तक, सम्राट अशोक के काल तक, बुद्ध निकाय जो है, बुद्ध धम्म बोल सकते, वो 18 विभागों में विभाजित हो चुका था। और उसमें क्या हो गया, सम्राट अशोक ने होम हवन यज्ञ पे पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल। पाबंदी लगाने का ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मणों की जो दुकानदारी थी, दुकानदारी बोलेंगे या उनका जो व्यवसाय था, वो छीन गया था। बिल्कुल। लोग बिल्कुल तर्कवादी हो गए थे, लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, होम हवन नहीं करते थे, तो उनके जो रोजगार के अवसर जो बंद हो गए थे। बिल्कुल। और सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को राजा से देने के कारण क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। बिल्कुल। तो उनकी नजरों में जो ब्राह्मण थे, जिनको उससे पूर्व जो सम्मान प्राप्त होता था, तो वो तो उनसे वंचित हो गए। तो उनको लगा कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे वो बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म में घुसने लगे। भिक्षु का वेश धारण किया कुछ लोगों ने। तो 3य संगीति में क्या हुआ, सम्राट अशोक ने पता किया कि ऐसे बनावटी भिक्षु संघ में घुस चुके हैं। तो उनको लगा बुद्ध धर्म के लिए तो खतरा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3य संगीति के समय सम्राट अशोक ने ऐसे जो भी बनावटी भिक्षु थे, इनकी पहचान करवाकर 60,000 भिक्षुओं को उन्होंने मारा काटा नहीं, बाकायदा सफेद वस्त्र पहनाकर उनको संघ से बाहर कर दिया। और जो बौद्ध संघ 18 निकायों में बढ़ चुका था, ऐसे 18 निकाय का उन्होंने एक संघ बनाया।
और इसी के साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात की, उन्होंने धम्म मंत्रियों की भी नियुक्ति की धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, तो केवल भारत भर नहीं, अपने इसमें नहीं, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा जिसका नाम था, पुत्र का नाम महेंद्र नाम था, इन दोनों को कई भिक्षुओं के साथ में बोधि वृक्ष की शाखा और त्रिपिटक के साथ में श्रीलंका भेजा। इसमें और एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो हमें त्रिपिटक मिलता है, जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया बाद में, तो यहाँ का जो साहित्य है हर प्रकार से नष्ट हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि साहित्य हजारों हजार साल का ज्ञान होता है, कितना भी बड़ा दुश्मन हो साहित्य को कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कई वर्षों का ज्ञान संग्रहित होता है। इस ज्ञान को जुटाने में बहुत समय लगता है, कई पीढ़ियां खप जाती है इसमें। तो वह नालंदा विश्वविद्यालय तो कहते हैं 6 महीने तक जलता रहा। तो बाद में जो हमारे पास अभी जो हम बौद्ध साहित्य देखते हैं, वो अभय वट्टगामिनी करके पहली सदी में श्रीलंका में जो बौद्ध राजा हुए थे, उन्होंने उसको, जो यहाँ से तो इन्होंने कंठस्थ रूप में ले गया था, बिल्कुल, वहां उन्होंने लिपिबद्ध करवाया था उसको, और वही अभी जो वापस आया, श्रीलंका से वापस आया हुआ हमें ये मिलता है, त्रिपिटक मिलता है। तो हम आ रहे थे कि ये व्यवस्था कैसी। तो ब्राह्मणों ने जब देखा उनकी दुकानदारी बंद हो गई, उनको संघ से भी बाहर कर दिया, तो अब क्या किया जाए। तो बाबा साहब क्रांति और प्रतिक्रांति किताब में कहते हैं कि ये जो था पतंजलि जो था, ये पुष्यमित्र शुंग का शिष्य था, ओके, है ना। और बाबा साहब कहते हैं कि जो मनु स्मृति जो लिखवाई गई, यह मनु नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था, बिल्कुल, है ना। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो बृहदत्त थे, अंतिम मौर्य सम्राट अशोक के जाने के बाद भी वो तो कुछ कर नहीं पाए, इतना दबदबा था उनका यहाँ से सम्राट अशोक का साम्राज्य दो देखेंगे। खुदाई में जो वस्तुएं मिली है वो अफगानिस्तान तक मिली है, कंधार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल की तराई में भी मिले हैं। इतना बड़ा प्रदेश था सम्राट अशोक के अंडर में। तो हुआ क्या, सम्राट अशोक के जाने के बाद उनके जो प्रपौत्र थे बृहदत्त, इनकी सेना में पतंजलि जो था, पतंजलि बुद्ध भिक्षु का वेश धारण करके बौद्ध संघ में शामिल हो गया। वो विश्वास पात्र बन गया। विश्वास पात्र बनने के साथ ही बाबा साहब कहते हैं कि पुष्यमित्र जो शुंग था, यह सम्राट बृहदत्त के सेना का सेनापति बना। और इनके पारिवारिक संबंध भी हुए। कहीं यह उल्लेख भी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग की बहन बृहदत्त के साथ ब्याही गई थी, है ना। तो इतना विश्वास पात्र होने के बाद, लेकिन ये जो गुरु शिष्य थे पतंजलि और पुष्यमित्र सिंह, यह तो घुसे ही थे बुद्धिज्म का खात्मा करने के लिए संघ में, बिल्कुल। तो एक अवसर पर इन्होंने जब देखा, तो जनरल परेड के दौरान इनकी दोनों की बात हुई कि अभी किसी तरह इसको खात्मा करना है और अपने को फिर से आर्य वंश की स्थापना करना है। तो एक परेड के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त का गला छाट दिया। सेनापति तो था, जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना के अध्यक्ष उनके पीछे रहते हैं, ऐसे कोई भी कार्यक्रम में वैसे ही हुआ। और उसके साथ में उन्होंने जैसे ही बृहदत्त की हत्या कर दिया, 3 बड़े काम किए। पहला तो पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि ने अपना तो वेश छोड़ दिया भिक्षु का, फिर वो अपने असली रूप में आ गया, है ना। असली रूप में आने के साथ ही 3 काम उन्होंने बड़े करवाए। पहले तो पुष्यमित्र शुंग को पटना की गद्दी पे बिठा दिया, है ना, वो राजा बन गया। राजा बनने के साथ उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सर मुंडे लिखा है वहां पर, है ना, बौद्ध भिक्षु नहीं लिखा, सर मुंडे। सर कौन मुंडाते थे? बौद्ध भिक्षु, है ना। सर मुंडे का जो भी सर काट के लाएगा, धड़ से अलग करके लाएगा, उसको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, है ना। तो लोग लालच में ही सही वो काम करते रहे, क्योंकि किसी भी, बाबा साहब कैसे है, किसी भी विचार मरते हैं। विचार कब मरते हैं? यदि उन विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले नहीं हो, है ना, बिल्कुल।
तो इन्होंने देखा कि बुद्धिज्म को यदि रोकना है तो इसके विचारों का प्रचार प्रसार करने वालों को खत्म करना पड़ेगा, अर्थात बौद्ध भिक्षु। अर्थात बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षुओं का इन्होंने कत्लेआम करवाया। यहाँ से बौद्ध भिक्षु से बिल्कुल खत्म हो गए लगभग, और जो कुछ भी अपनी जान बचाकर भागे पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, इधर उधर भाग गए आस पड़ोस के देशों में, तो उसका भी एक फायदा हुआ कि उन देशों में भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, वहां जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन यहाँ से बुद्धिज्म खत्म होने के कगार पे आ गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा उन्होंने और एक काम किया कि जो यज्ञ प्रथा सम्राट अशोक ने बंद करवाई थी, उसमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए बड़े बड़े, और इसके साथ जो दुकानदारी बंद हो गई थी, अंधविश्वास फैलाने की और समाज को लूटने की, किसी न किसी, कभी पूजा के नाम पे, कभी हवन के नाम पे, कभी योग के नाम पे, ये व्यवस्था फिर से उन्होंने शुरू की। और एक बड़ा काम उन्होंने किया कि सुमित भार्गव, है ना, मनु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, बाबा साहब खुद कहते हैं क्रांति और प्रतिक्रांति में, सुमित भार्गव नाम के ब्राह्मण पंडित के हाथों से उन्होंने मनुस्मृति लिखवाई। एक तो यहाँ से धर्म प्रचारक नष्ट हो गए, लेकिन बुद्धिज्म जो था लोगों के मन में अभी भी बसा हुआ था। तो उसको कैसे खत्म करना, तो उसको 2-3 तरीके से खत्म किया जा सकता है। एक तो लोगों पर जबरदस्ती लादना, उन पर अत्याचार करना, उनको न बुद्धिज्म के जो रूल है या उनके जो आचरण है वो न करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मनुस्मृति लिखवा के जो बौद्धिस्ट लोग थे, पहले तो उन्होंने मौका दिया बिल्कुल कि आप हमारी शरण ले लो, और शरण नहीं लिए तो फिर आपको हम आपका अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, आपको हम अपनी व्यवस्था से बाहर कर देंगे, है ना। बाबा साहब जो कहते हैं कि अस्पृश्य मूर्छे कौन होते हैं, अछूत मूलता कौन थे, वे कहते हैं ना ये बौद्ध ही थे और ये छितरे हुए लोग थे। बिल्कुल। तो इसका अगर अध्ययन करें तो इसमें 2-3 बातें निकल के सामने आती है। इस बात को अगर बाबा साहब के आगे ले जाए तो उस समय हुआ यह कि यहाँ पर 85% ब्राह्मण जो थे वो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे। बिल्कुल, है ना। बाबा साहब खुद कहते हैं दीक्षा का भी भाषण पढ़ लीजिए। हाँ। और जनता तो थी बौद्ध। बिल्कुल। तो इसमें 3 बड़े काम हुए। मनुस्मृति लिखाकर बौद्धों पर उन्होंने ये किया कि आप तो एक तो गांव के अंदर आएंगे तो हमारी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। और यदि नहीं आएंगे तो आप पर वही अन्याय अत्याचार, तो उनको तो पशु से भी नीच बना दिया गया इसी कारण से। तो इसमें बौद्धों में 3 वर्ग बने। इस पर साधारणतः कोई बात नहीं करता। बौद्धों में 3 वर्ग ऐसे बने। एक वर्ग ऐसा था कि हम क्यों इनकी बात माने, हम बौद्ध है, है ना, और क्यों इनके अत्याचार से है, इससे बेहतर है कि हम जंगलों में चले जाए, बाहर ही चले जाए इनकी व्यवस्था से। बिल्कुल। ऐसे लोग जंगलों में चले गए तो यह आदिवासी कहलाए, है ना। और एक वर्ग ऐसा था कि अभी हमारे तो राजा भी नहीं रहे, हमारे धम्मगुरु भी नहीं रहे, बिल्कुल, सत्ता तो इनके हाथ में है। अगर इनकी बातें नहीं मानेंगे तो अत्याचार सहना तो पड़ेगा, तो बेटर है इनकी शरण चले जाए, इनकी बातें ही मान ले, इनकी सेवा चाकरी करें। तो ऐसे लोगों को उन्होंने गांव में ले लिया। वो आज का ओबीसी वर्ग है। बिल्कुल। और एक वर्ग ऐसा था, हम इनसे लड़ेंगे, हमारा राजा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे धम्म के रक्षक नहीं है या हमारे भिक्षु नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम इनसे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। भले ही गांव के बाहर हमें कितनी भी यातनाएं दे, लेकिन हम इनकी शरण नहीं जाएंगे, इनके रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। वो नहीं मानते रहे रीति रिवाज, इनके हजारों वर्षों तक इन्होंने अत्याचार था, लेकिन इनसे लड़ते रहे व्यवस्था के साथ में। ये लोग आज भी अछूत कहलाते हैं और बाबा साहब ने इन्हीं को कहा कि ये अछूत है। सर, इससे एक बात का पता चलता है कि जो आपने कहा है उसका एक्सप्लेन किया है। हाँ। जो जंगलों में चले गए, जिसे हम वनवासी, आज के दौर में वनवासी कहते हैं, जिसे हम आदिवासी, यानी कि आदिवासियों का मूल भी बुद्ध धम्म ही है। इसमें एक मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखो, जैसा मेरा नाम गजबी है, आदिवासी में अगर इसी को खोजेंगे तो वो गजबे मिलता है। गजबे, यस, मिले। हाँ, बिल्कुल। देखो, आपको अछूत समाज में, दलित समाज जो आज का बौद्ध समाज है, उसमें आपको खोबरा गड़े मिलते हैं। बिल्कुल। ओबीसी समाज में भी खोबरा गड़े मिलते हैं, निश्चित। आपको एससी समाज में पाटिल मिलते हैं। बिल्कुल। ओबीसी समाज में भी पाटिल मिलते हैं। ऐसे पूरे कई सरनेम हैं जो एससी में भी मिलते हैं, एसटी में भी मिलते हैं, ओबीसी में मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये सारे एक बाप की औलाद है। बिल्कुल। लेकिन किसी ने समझौता कर लिया, किसी ने समझौता नहीं किया। किसी भाई ने समझौता कर लिया व्यवस्था से, किसी भाई ने समझौता नहीं किया, इसलिए इनके 3 वर्ग बन गए। बिल्कुल। ये बोलता है एक ही वर्ग है। हाँ
सर इसी को लेकर एक मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि मनुस्मृति की व्यवस्था आई, हाँ। किसी ने स्वीकारा उसे, किसी ने नहीं स्वीकारा। हाँ। तो हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति का दहन कर दिया। बिल्कुल। बट ऐसा क्या था उस मनुस्मृति, दर्शकों को तो काफी चीजें पता है, फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। कुछ लोग तो बाबा साहब को आधुनिक मनु तक बोलते हैं, संविधान सभा में इसका जिक्र भी है। तो ऐसा क्या था कि जिसको आज हम सिरे से नकारते हैं, उस संहिता को, सुमति भार्गव ने जो बनाई गई संहिता है उसे हम आज नकारते हैं। तो ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी जाचक नियम थे उसमें जो लोगों को परेशान करते थे? देखो, जो समाज मुक्त रूप से रहता था, है ना। हाँ। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म पूरा तर्क के आधार पर खड़ा है, निश्चित। विनय और तर्क। बाबा साहब ने भी खुद बोला है, हम यदि बुद्धिज्म को मानते हैं तो हम तर्कवादी हैं, हमारे पास नैतिकता है, उनके पास भगवान है, हम नीति पे चलते हैं, है ना। भगवान के स्थान पे हमारे पास नीति पे, तो नैतिकता बुद्धिज्म का पाया है। आप विनय पिटक भी देखेंगे, मैं बाद में इस पर आऊंगा। बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने समाज को, जो था एक तर्कवादी समाज था, इसको हर तरह से गुलाम बनाने के लिए यह व्यवस्था की थी। और बाबा साहब ने ही खुद कहा था, हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा कभी रहे ही नहीं, हम तो वर्ण से बाहर के थे। हमारी संस्कृति कभी हिंदू संस्कृति रही ही नहीं, जबरदस्ती हमको ये थोपे जा रही है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने समाज को एक गुलाम बनाने का काम किया मनुस्मृति के माध्यम से, ताकि फिर से हम अपना वर्चस्व प्राप्त कर सकें। जो सिंधु संस्कृति के बाद इन्होंने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया था। फिर क्रांति और प्रतिक्रांति का युग है। सिंधु संस्कृति थी, फिर आर्य संस्कृति को लाया इन्होंने, फिर बौद्ध संस्कृति आई सम्राट अशोक के जमाने में, फिर से इन्होंने प्रतिक्रांति की, फिर आज तक चलती जा रही है। वो चलते रहेगी। बाबा साहब ने कहा भारत का इतिहास कुछ नहीं है क्रांति और प्रतिक्रांति के सिवा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषमतावादी व्यवस्था ये लाई गई, और ये हम देखते हैं बड़े लंबे समय तक चली। हम देखेंगे कि वो 12वीं 13वीं सदी तक तो किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत इधर उधर बुद्धिज्म मिलता है। लेकिन 16वीं सदी के बाद देखते हैं हम, 16वीं सदी तक फिर कुछ संतों ने, संत आए, फिर शिवाजी आए। तो बाबा साहब कहते हैं जब जब यहाँ पर धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक क्रांति हुई, तब तब यहाँ पर उसके बाद में ही राजनीतिक क्रांति हुई। हम देखते हैं संतों ने 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं सदी तक जो है, यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक रूप से उन्होंने कई संत हुए, मानवता की उन्होंने बिल्कुल ये लड़ाई लड़ी। तुकाराम हो गए, हम देखते हैं यहाँ पर, उधर रामदास हो गए, चोखा मेड़ा हो गए, है ना, एकनाथ हो गए। इन्होंने मानवता का जो बीज पूरा पेरा समाज में, थोड़ा समाज के विचार बदलने लगे। और उसके बाद में फिर शिवाजी ने जो किया, है ना, सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद फिर ओबीसी का साम्राज्य है, मराठों का साम्राज्य है। बिल्कुल सर, इसी से एक मेरा सवाल है कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने दहन कर दिया, भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सभा में और संविधान निर्माण में अहम भूमिका है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम अगर देखते हैं कि भारत का संविधान कई ऐसा तो नहीं कि किसी ने कहा कि आज सभा बिठा लो और हम करते हैं तैयार, उसकी एक प्रोसेस हुई है। तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ संविधान सभा का गठन, कैसे हुआ, और हम उसको कह सकते हैं कि संविधान निर्माण की प्रोसेस कब से शुरू हुई? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं 1935 से, लेकिन आपने ही बताया था कि बुद्धिज्म भी एक नियमों के तहत चलता था। अगर मैं दर्शकों को बता दूं और ये गलत ना हो, तो विनय पिटक भी ये एक संविधान ही था बौद्ध भिक्षु के लिए। तो क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? सबसे पहले तो जैसा कि आपने मनुस्मृति का नाम लिया, फिर से मैं इस पे आऊंगा, स्पष्ट कर दूंगा कि बाबा साहब एक तो मानवतावादी थे, घोर मानवतावादी थे, और तर्कवादी थे। और किसी भी बात को यदि काटना है या विषमता को खत्म करना है या कोई भी समस्या को खत्म करना है, तो वो ऐसे स्पेशलिस्ट थे, उसकी जड़ में जाते थे, उसका जड़ में जाके उसका पता लगाते थे। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने अनेक बार कहा, कोई समस्या यदि है, कोई जहरीला पेड़ है समझ लो, बाबा साहब उदाहरण देते हैं, उस पेड़ की आप डालियां यदि काट लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी जहरीले पेड़ को काटना है तो उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा आए नहीं। और बाबा साहब यही बोलते हैं कि किसी समस्या को यदि खत्म करना है तो उस समस्या में, वो समस्या पनपी कैसे, पैदा कहाँ से, उसमें जड़ में जाओ, तभी आप उसको ये कर पाओगे। शिलालेख
निर्माण किए हैं, वो जो लिखा गया है और जो आप बता रहे हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना बिल्कुल। चाहिए, वो तो भारतीय संविधान में भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि एक लोक प्रतिनिधि का अभी कर्तव्य। आधुनिक संविधान में देखो ना, अमेरिका का कहाँ लिखित संविधान है बताओ? इतना बड़ा देश है, आज वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है, उसका संविधान बताइए। बिल्कुल, काफी देश है ना? ऐसे जो ऐसे बहुत अलिखित देश है। संविधान होते हैं। हाँ, सर, ये तो बात हो गई ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हम हाँ। प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल तक आ गए हैं। सर, अब ये भारतीय संविधान, हमारा तो मेन इशू है, मुद्दा है कि भारतीय संविधान, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी प्रक्रिया कैसे हुई और उस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ सर? आज़ादी के बाद जो आज़ादी की प्रोसेस चल रही थी, उसी दरमियान भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बोला गया कि अब हमें करना है क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से जाने वाले हैं, तो वो प्रोसेस कैसे शुरू हुई सर? देखिए, ब्रिटिश यहाँ पर 16वीं सदी में आए, बिल्कुल, है ना? तो उस समय से ही आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश जब यहाँ आए, उन्होंने देखा कि यहाँ का समाज जाति व्यवस्था में बटा है। बटा है, बिल्कुल। उनको यहाँ यदि अपना राज्य स्थापित करना है तो उनको यहाँ पर राज्य स्थापित करने के लिए उनके हिसाब से व्यक्ति की ज़रूरत थी, सैनिकों की ज़रूरत थी। बिल्कुल, वो इतनी सेना वहाँ से ब्रिटेन से ला नहीं सकते थे, इंग्लैंड से ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा समाज जब यहाँ पर बटा हुआ और एक समाज ऐसा है कि जिसको यहीं के लोग उनको छूते भी नहीं, बिल्कुल, तो उनको लगा हमने यदि इनको करीब कर लिया तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ब्रिटिशों की सेना में यदि देखिए प्रारंभिक काल में, तो सेना में अछूत समाज के लोग अधिक संख्या में मिलते हैं। निश्चित, भारत में किसी भी प्रदेश में चले जाए, यदि हम तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पेरिया जाति के लोग हैं, वो ब्रिटिश सेना में थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ महार समाज अधिक संख्या में ब्रिटिश सेना में था। हम अगर उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ चमार समाज बहुसंख्य में था ब्रिटिश सेना में। तो इन्होंने जब देखा कि हमें हमारे ही लोग हाथ नहीं लगाते और जबकि ये विदेश से आए हैं और ये हमको करीब कर रहे हैं, तो ऐसे समय सारे मानवीयता के अधिकार जब उन्हें मिल रहे हैं तो ये अछूत समाज उनके करीब चला है। बिल्कुल, उन्होंने उनका उपयोग सेना में तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ अछूत समाज का भी बड़ा फायदा हुआ। उनको पढ़े लिखे लोग भी चाहिए थे। बिल्कुल, उन्होंने अपने सैनिक स्कूल खुलवाए। बाबा साहब इसका कई बार वर्णन कर चुके हैं। बाबा साहब तो के पिताजी तो हेडमास्टर थे सेना के स्कूल। बिल्कुल, तो सैनिक स्कूल खुलवाने से क्या हुआ कि लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे सेना के अंदर में। इतना ही नहीं, जो सैनिक सेना के परिवार भी होता था उनके लिए भी उन्होंने नियम लगा दिए, जो भले ही दिन में काम जाए, शाम के स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ने आए। तो उनका परिवार भी सेना की छावनी में पढ़ने लगा। बिल्कुल, विशेषकर अंग्रेजी भाषा, बिल्कुल उनके हिसाब से तो उनको चलाने के लिए वही चाहिए था। तो लोगों के विचार भी खुलने लगे, सोचने लगे, और इसके साथ साथ उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना चालू किया हिंदुइज्म के। तो वहां से उनको विषमता की जड़ पता चली। वहां से आंदोलन फिर उठना चालू हुआ। शिवराम जानवा कामले वगैरह यदि हम देखेंगे तो सेना से आए हुए थे, बिल्कुल बड़े अच्छे वो ये रहे आंदोलक रहे हैं। तो भारत का इतिहास देखेंगे और धीरे धीरे फिर ब्रिटिशों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हुए, ऐसे नहीं कि सभी लोग थे, कुछ लोगों ने समाज जागृति का भी कार्य किया। बिल्कुल, उसमें ब्राह्मण लोग भी थे। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, ब्राह्मणवाद से घृणा है, जो विषमता फैलाता है समाज में, अराजकता फैलाता है। बाबा साहब के मिलिंद महाविद्यालय के प्राचार्य जो चिटनीस थे ब्राह्मण थे। बिल्कुल, बाबा साहब के बहुत सारे मित्र, श्रीधर पंत तिलक, लोकमान्य तिलक के जो पुत्र थे बड़े, वो बाबा साहब ब्राह्मण होने के बाद भी बाबा साहब को कितना सपोर्ट किया उन्होंने। तो बाबा साहब ने ब्राह्मणों को गाली नहीं दी, ये ध्यान में हमें रखना चाहिए, ब्राह्मणवाद को गाली। वो किसी भी समाज में होते हैं, जो विषमतावादी विचार रखते हैं, वो हमारे भी समाज में ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, इस बात को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे कानून में कुछ कानून लाए, धीरे धीरे। तो कानून लाने के साथ ही ये ऐसा संविधान की निर्माण की प्रक्रिया उनके पीरियड से चली आई। धीरे धीरे बोलेंगे तो हम चलेंगे, लेकिन विशेषकर हम 19वीं शताब्दी में देखते हैं। तो यहाँ पर भारत में कुछ सुधार करने के लिए साउथ बोरो समिति जो आई 1919 में आई। बिल्कुल, फिर उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भेंट दिया अपना, वहाँ पर उनकी मुलाकात ली, अपनी बात रखी वहाँ पर। उसके बाद साइमन कमीशन
की नियुक्ति हुई। बिल्कुल जॉन साइमन जिसके जो अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन तो यहाँ 2 बार आया। बिल्कुल। वहाँ पर पहले एक 1928 में आया, फिर 1928 फरवरी 1928 से लेकर मार्च 1928 तक यहाँ करीब 1 महीना रहा। उसके बाद में फिर अक्टूबर 28 में आया तो अप्रैल 29 तक यहाँ पर रहा, बड़े लंबे काल तक रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने भी मुलाकात दी, अपनी बातें रखी। बिल्कुल। और इसमें साइमन कमीशन में इंग्लैंड के संसद के 7 सांसद थे जॉन साइमन के साथ में। लेकिन क्या हुआ, जब साइमन कमीशन भारत में आया, यह भी संविधान की या कानून बनाने की एक प्रक्रिया थी, तो इसमें कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। आप देखेंगे बिल्कुल हिस्ट्री में हमें मिलता है साइमन गो बैक। गो। लेकिन बाबा साहब ऐसे विद्वान थे, तर्कवादी थे कि आपको जिससे कुछ अधिकार मांगना है, यदि समझो आपसे मुझे कुछ मांगना है तो मैं आपका बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो आपसे चर्चा करनी होगी, बातचीत करनी होगी, तभी तो मुझे कुछ मिलेगा, पीछे से कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसको अवसर मानते थे बातचीत का। और बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन से मिले, उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस के साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण उस समय जो थे, भारत के एक मंत्री हुआ करते थे इंग्लैंड में, ब्रिटेन की जब गवर्नमेंट थी, वहाँ एक मंत्री ऐसे रहते थे कि भारत का सारा कामकाज वो देखते थे, उसको भारत मंत्री कहते थे। इनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। तो कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, तो उन्होंने चुनौती दी कांग्रेस को कि आप ही भारत के लिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान बना के बताए जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। बिल्कुल। यदि ये सभी लोगों को मान्य होगा तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। उस समय के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल के पिताजी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, इसको उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। चुनौती को स्वीकार करने के बाद एक भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में बड़े बड़े लोग थे, बैरिस्टर M.R. जयकर, श्री हरि अने, तेज बहादुर सप्रू, सर अली इनाम, नामा जोशी, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, एक मंगल सिंह जयकर को भी इसमें लिया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया समिति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पिताजी मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष बने इस कमेटी के। बिल्कुल। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने। ओके। इन्होंने एक संविधान जिसको बोलते, लेकिन इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही यह प्रसिद्ध है, नेहरू रिपोर्ट बनाया। और यह रिपोर्ट बनाने के बाद लखनऊ में एक सम्मेलन लिया, सर्वदलीय सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन नहीं, सभी जितने भी दल थे उस समय, उनका एक सम्मेलन लिया। उसकी तारीख थी 28 से लेकर 31 अगस्त 1928 सॉरी। और यहाँ इस बैठक में यहाँ पर विचार हुआ, इस पर विचार मंथन होने के बाद ब्रिटिशों को यह रिपोर्ट सौंपने का निर्णय हुआ। ब्रिटिशों को जब यह रिपोर्ट दी गई तो उन्होंने जब देखा कि यह तो सभी वर्गों को मान्य होने लायक है ही नहीं, तो ब्रिटिशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो इसका नतीजा हो गया कि कांग्रेस इससे खिन्न हो गई और रावी नदी में उस रिपोर्ट को उन्होंने बहा दिया। तो ये असफल हो गया संविधान बनाने का प्रयास। उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में, 31 में और 32 में। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कोई भी न्योता मिले उसको स्वीकार कर लेते थे, अवसर ढूंढते थे, वो अवसर ढूंढते थे बात करने का, अपनी बात रखने का, ताकि हम समाज का, देश का विकास कर सके। बिल्कुल। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार किया, वे गए। तो कांग्रेसियों को ये लगा कि ये जाके वहाँ पर अपना रोना रोएंगे। बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ ये होता है, वो होता है, वो बात तो ठीक है, जो समाज के साथ होता था वो बात तो बाबा साहब ने रखनी, लेकिन बाबा साहब प्रखर देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो वहाँ जो सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में, उसके जो मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, लॉर्ड बर्कनहेड, मैं बताऊंगा बाद में, याद आएगा तो गोलमेज सम्मेलन जो हुई, उस सम्मेलन में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, याद आया मुझे, रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने बाबा साहब कहते हैं पहले ही गोलमेज सम्मेलन में कि वह दिन अब लद गए
जब वह दिन अब लद गए जब आप फैसला करते थे और हम भारतीय चुपचाप मान लेते थे, कभी नहीं लौटने के लिए। बाबा साहब क्या बोलते हैं, इस पे जोर देते हैं, वह दिन अब लौट गए जब आप कोई फैसला करते थे और हम भारतीय चुपचाप मान लेते थे, कभी नहीं लौटने के लिए। दिन चले गए, अब कभी नहीं आने वाले। वो कहते हैं भारत में भारतीयों की सरकार चाहिए, भारतीयों के लिए चाहिए और भारतीयों के द्वारा चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिशों, अब तुम्हारा इंडिया में कोई काम नहीं, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बाबा साहब डेमोक्रेसी बता रहे हैं हाँ, कि हमें अब हमारी ही सरकार चाहिए हमारे। लेकिन इसके बाद देखो आज़ादी के आंदोलन में बाबा साहब का, मैं इसको ज़्यादा नहीं, आज़ादी के आंदोलन में बाबा साहब का योगदान नहीं मानता है कोई। बिल्कुल। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में उठाया और बाबा साहब तो उनके प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने मिल रहे हो, ब्रिटिश अब तुम्हारा काम नहीं है। वो उनके छाती पर इंग्लैंड में बैठ के उनके देश में जाकर 1930 को वो बोल रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे अब तुम्हारा काम नहीं, अभी तुम फैसले करते थे, हम चुपचाप मान लेते थे, ये कभी नहीं होगा, अभी ये दिन चले गए। अभी हम अपनी सरकार बनाएंगे, भारत में भारतीयों की सरकार हो, भारतीयों के लिए हो, द्वारा हो, भारतीयों के लिए हो, भारतीयों के द्वारा हो, ये सब बाबा साहब बोल रहे। इसका मतलब बाबा साहब ने कांग्रेस के ब्रिटिश छोड़ो बोलने से 12 साल पहले ये बात उनके मुंह पर कही, प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के। तो ये बड़ी बात है, ये आज़ादी का आंदोलन नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। हाँ, तो 3 गोलमेज सम्मेलन होने का नतीजा ये हुआ कि 1935 भारतीय अधिनियम 1935 बना। हालांकि उस पर ऐतराज हुआ गांधी जी को और पुनः पैक्ट हुआ। कुछ वहाँ की जो शर्तें थी, आरक्षण था, बाबा साहब स्वतंत्र सीट मांगते स्वतंत्र, लेकिन उन्होंने आरक्षण के तहत उसमें डाला। गांधी जी को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारा व्यवस्था किया और उनकी बात मानी। लेकिन भारतीय अधिनियम जो बना गोलमेज सम्मेलन की देन है। वो 3 गोलमेज सम्मेलन का ही नतीजा है और उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। बिल्कुल। और वह अधिनियम बनने में बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भूमिका है, इस पर भी बात नहीं करते हम। लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान में जो बातें आई है 1935 के संविधान से आई, लेकिन पर वो संविधान से में बाबा साहब इन्वॉल्व थे। ये 1935 में बातें कैसे आई, कितने कमेटियों में बाबा साहब थे और बाबा साहब की कितनी बुद्धि वहां खर्चा हुई, इस पे कोई नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा 1935 का संविधान भी जो हम जिसको अधिनियम बोलेंगे गवर्नमेंट, वो बाबा साहब के उसमें बहुत सारे कष्ट लगे। ओके। भले ही वहां से उठाया होगा और जो अच्छी बातें उठाने में क्या हर्ज है, निश्चित है ना। तो उसके बाद ये हो गया, दूसरे बाल भी फेल हो गए। हाँ, पूरी तरह से संविधान ये बन नहीं सका 35 का। फिर बाद में तीसरी बार 1944 में और एक प्रयास हुआ, सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। उस सप्रू कमेटी में भी देखेंगे हम बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े विद्वान थे। सर तेज बहादुर सप्रू तो उसके अध्यक्ष थे। इसमें भी बैरिस्टर MR जयकर थे, माननीय HN कुंजरू थे, KC नियोगी थे, CK राजगोपालाचारी समान विद्वान लोग यहाँ पर थे। लेकिन यह भी भारत का संविधान नहीं बना सके, असफल हो चुका वो, ये भी असफल हुआ। बाद में बड़ा बदलाव यह हुआ कि 1937 में भारत 35 का कानून बना। 35 का कानून बनने के बाद में उसी के तहत पहली बार भारत में जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं में विधायकों के लिए 1936 के अंत में और 37 के शुरुआत में इलेक्शन हुआ। उसी के अनुसार विधायक चुने गए, आरक्षित सीटें भी चुनी गई। लेकिन अगला इलेक्शन कब होना था, 5 वर्ष बाद होना था, यह नहीं हुआ। 1945 तक कोई चुनाव नहीं हुआ। 37 के बाद 1945 में इंग्लैंड में बड़ा बदलाव आया। वहां पर लेबर पार्टी के मिस्टर क्लेमेंट एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। मजदूर पार्टी से थे, लेबर पार्टी से होने के कारण थोड़ा विचारों से सुलझे हुए थे। लेबर तो गरीब होते हैं, उनकी बातों को भी समझते थे। अब इनके प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब भारत में जो विधानसभा के चुनाव नहीं हुए यह अभी हम कराएंगे। बिल्कुल। तो जैसे ही यह घोषणा हुई कि 46 के आखिरी में और 36 के आखिरी में और 37 के शुरुआत में जनवरी फरवरी में जब विधानसभा के इलेक्शन हो गए, तो बाबा साहब को लगा हमने भी इसमें सहभाग लेना चाहिए। रिजर्व सीटें भी मिली हुई थी, 177 रिजर्व सीटें थी संपूर्ण भारत की। तो बाबा साहब ने क्या किया, 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की, इसी के मद्देनजर।
नहीं सॉरी, बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तो स्थापना की थी। भारत में 45 की बात चल रही ना ये। तो जैसे ही इलेक्शन की यहाँ पर घोषणा हुई कि अभी 46 में और 47 में इलेक्शन हो गए, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई 2 से 4 अक्टूबर 1945 को पुणे के अंदर में। पुणे का जो अहिल्या आश्रम में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो 19 जुलाई 1942 को नागपुर में जिसकी स्थापना किया था, उसके वर्किंग कमेटी की पुणे में बैठक बुलाई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने, उसमें जोगन्नाथ मंडल भी उपस्थित थे। 45 में जोगन्नाथ मंडल उपस्थित थे और जो इसी हम देखते हैं 5 अक्टूबर 1945 को पुणे में ही डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटिकल स्कूल की स्थापना की गई थी और जिसका उद्घाटन जोगन्नाथ मंडल ने किया था, है ना। तो यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे और इसके जो विधायक चुन के आएंगे, शायद संविधान सभा जो बनेगी तो ये संविधान सभा के लिए यह विधायक ही चुन कर देंगे उनको। बिल्कुल। जबकि ऐसा ब्रिटेन की ओर से कोई आदेश नहीं हुआ था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर दूरदृष्टा थे, वो समझ जाते थे कि आगे क्या हो सकता है। और इसी दृष्टि से बाबा साहब चाहते थे कि अधिक से अधिक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य चुन कर आए और इसीलिए उन्होंने क्योंकि 177 जगह थी, यानी कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा प्रवेश की प्रक्रिया का आरंभ था। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को हम ये आरंभ कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे के सभा के बाद में अपने चुनाव के लिए प्रचार सभा शुरू कर दिया। और 30 नवंबर 1945 को अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई, सभा हुई। उस सभा में बाबा साहब कहते हैं, यदि कोई यहाँ चेताते हैं बाबा साहब कि अछूतों की सहमति के बिना भारत में यदि कोई भी संविधान बनता है और जो यदि अछूतों के खिलाफ जाता है तो ऐसे संविधान को मानने के लिए हम बंधनकारी नहीं है। बिल्कुल चेताते भी है बाबा साहब इस भाषण में। और हम देखते हैं जब नामांकन की बारी आई तो अभी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी ये इनके पास में इतने विद्वान लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कार्यकर्ता, क्योंकि अछूत समाज में इतने लोग उस समय कहाँ पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ चुनिंदा जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्योंकि 177 जगह रिजर्व थी, बाबा साहब उस पर भी खड़े कर सकते थे। और जो इंडिपेंडेंट दूसरी स्वतंत्र जगह थी, जनरल जगह थी, वहां भी कर सकते थे, लेकिन पार्टी के पास उसके लिए कैंडिडेट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो बाबा साहब ने चुनिंदा जगहों पर, जिसमें मद्रास से 24 जगह पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार उतारे, बम्बई से 6 जगहों पर, बंगाल से 6 जगहों पर, उत्तर प्रदेश से 5 जगहों पर, और सीपीएन बेरार जो अभी हम विदर्भ कहते हैं जिसको 19 लोगों को यहाँ से उतारा, जिसमें बाबू हरदास एलन भी कामठी से चुनकर आए थे उस समय शेड्यूल का। नहीं वो तो बात की बात है, बाबू ने हरदास एलन तो 37 में चुनकर आए थे। तो इस प्रकार से यहाँ से 19 उम्मीदवारों को विदर्भ से उतारा था। बंगाल से जो 6 लोगों को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टिकट पर बाबा साहब ने उतारा था, उसमें थे फरीदपुर से कामिनी प्रसन्न मजूमदार और मनोहर ढाली जिनका नाम था, ढाका से चंद्रमाधव सरकार थे, और जसोर से उपेंद्र नाथ मल्लिक, बाबा साहब बाद में जहाँ से संविधान सभा के लिए जसोर और खुलना जो है यहाँ से जो खड़े रहे, और भाखड़गंज से जो थे महाप्राण जोगन्नाथ मंडल। भाखड़गंज की 2 सीट थी, एक रिजर्व सीट थी, उत्तर जो सीट थी वो जनरल थी। इस सीट से तो वे 1937 में भी चुनाव जीत कर आए थे, और भाखड़गंज की दक्षिण जो सीट थी यहाँ से भी वे खड़े रहे आरक्षित। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को बस जोगेंद्र नाथ मंडल ही पता है, लेकिन बाबा साहब ने किन किन लोगों को खड़ा किया था उस चुनाव के लिए, तो ये तो पहली बार सर हमें और हमारे दर्शकों को भी पहली बार ये नाम पता हो रहे हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हम अनदेखा करते हैं, या हमें पता ही नहीं है, हम छानते नहीं, खंगालते नहीं या पढ़ते नहीं है। ऐसी काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो चुनाव संपन्न हुए फरवरी 46 में, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के हित में जो नतीजे आने थे, बाबा साहब ने इतना अथक मेहनत किया लेकिन नतीजे सराहनीय नहीं रहे। बाबा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए, केवल जोगन्नाथ मंडल को छोड़ के। ओके, है ना, क्योंकि जोगन्नाथ मंडल की जो जनरल सीट थी भाखड़गंज से 37 में जो चुनाव जीते थे, वहां से तो वे हार गए। लेकिन जो रिजर्व सीट थी दक्षिण की, वहां से जोगन्नाथ मंडल चुनाव जीत गए। तो इस प्रकार से
जो सारी रिजर्व सीटें थी लगभग 177 जो सीटें थी, इसमें कांग्रेस के ही अधिकतर उम्मीदवार चुन के। सर आपने जैसा कि कहा कि ये तो प्रोसेस थी, बाबा साहब को पता था इस चुनाव से ही संविधान सभा का गठन होने वाला है। अब हमने देखा कि सभी कैंडिडेट बाबा साहब द्वारा जो चुनाव के लिए खड़े किए गए वो हार गए, एकमात्र जोगेंद्र नाथ मंडल जीत के आए। अब सर ये जोगेंद्र नाथ मंडल एकमात्र व्यक्ति चुनाव जीतने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाते हैं। हाँ, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश होने का जो वाकया है, इतना होने के बावजूद भी, इतना कांग्रेस और गांधी के साथ तो उनका कड़ा संघर्ष रहा था, वैचारिक संघर्ष भी रहा है। बिल्कुल। तो यह होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा कैसे पहुंचे? हमारा विषय तो वही है सर कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा कैसे पहुंचे, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस कड़ी को आप कैसे जोड़ते हैं? नहीं, मैं इस पे तो आऊंगा ही। इससे आने से पूर्व दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 46 में जो चुनाव संपन्न हुए पूरे विधानसभाओं के, उसमें बंगाल प्रदेश में 30 सीटें रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए। तो 30 में से 26 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, आरक्षित सीटों में। 3 जो थे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रिजर्व सीट से जीते, 29 हो गए। 29 हो गए, और एक उम्मीदवार जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, जो जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। बाबा साहब जो चाहते थे कि पुनः पैक्ट के तहत जो आरक्षित सीटें मिले, बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। बाबा साहब ये चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को शेड्यूल कास्ट ही वोट दे। बिल्कुल। ये लेकिन गांधी से जो समझौता हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो वो यहाँ पर ये पता चलता है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शेड्यूल कास्ट के लिए कैसे हानिकारक थी। बिल्कुल। क्योंकि जो कैंडिडेट रिजर्व सीट से कांग्रेस की सीट पे चुन के आए या और किसी पार्टी के, आज भी वही अवस्था देखे, तो शेड्यूल कास्ट की तो बात वहां जाके करते नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो तो पार्टी के विचारधारा की वहां बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। जिनको बाबा साहब का उद्देश्य ये था कि वहां अगर शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट के प्रगति के बारे में बातचीत होना चाहिए, उनकी बातें रखना चाहिए। आज भी क्या होता है? तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली की, हम अपने उम्मीदवार खुद चुनेंगे ताकि उसको हमारी समस्याएं पता होगी, हमारे समाज की बात करेंगे। तो इससे एक सर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूना पैक्ट ये पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि अभी भी कितने सारे उम्मीदवार हैं, SC ST OBC के रिजर्व सीटें हैं, वहाँ की SC ST OBC की बात जो चुन कर जाते करते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है समाज को, है ना। तो बाद में जब चुनाव होने के बाद एक बड़ी बात यह हुई कि 1946 में चुनाव हुए, तो वहां पर भारत में फिर मार्च 1946 में जैसे विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, भारत में संविधान बनाने के बारे में ब्रिटिश ने सोचा था और उनसे कहा जाए कि कम से कम हमें चर्चा करने के लिए बुलाए। तो उस बैठक में निश्चित जैसा हुआ था उसके अनुसार कैबिनेट मिशन को निवेदन दिया गया, और कैबिनेट मिशन को यह निवेदन देने के बाद 5 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन ने बाबा साहब को साक्षात्कार के लिए बुलाया। निवेदन देने के उपरांत बुलाया, ये बात ध्यान में रखने वाली है। और बाबा साहब की 65 मिनट तक कैबिनेट मिशन के साथ में बातचीत हुई। अब सारा बातचीत करने के बाद कैबिनेट मिशन ने इंग्लैंड में जाकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कैबिनेट रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्होंने बाबा साहब की भले ही बातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो देना था दे दी। और यह रिपोर्ट देने के बाद में भारत में संविधान सभा के उसी के रिपोर्ट के अनुसार चुनाव होना था। बिल्कुल 296 सदस्यों का चुनाव होना था संविधान सभा के लिए। और इसी समय जोगेंद्र मंडल जो चुनकर आए थे बंगाल प्रदेश से, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के जो सोहरावर्दी थे, HS सोहरावर्दी, इनको अपना समर्थन दिया। समर्थन देने से क्या हुआ कि वहां पर बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। और जोगेंद्र मंडल को वहां पर, जोगेंद्र मंडल क्योंकि बैरिस्टर भी थे, बिल्कुल लॉ की पढ़ाई अच्छी तरह से जानते थे, उनको कानून मंत्री बनाया गया, PWD मंत्री बनाया गया और आवास मंत्री बनाया गया। 3 मंत्रालय बंगाल प्रांत का, 3 मंत्रालय उनको दिए इस प्रकार से जोगेंद्र मंडल को। और जोगेंद्र मंडल को सूचना मिली इसी समय में, जोगेंद्र मंडल तो अप्रैल में मंत्री बन गए, 24 अप्रैल, बिल्कुल, कि अभी संविधान सभा के चुनाव होने वाले हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मई
1946 को दिल्ली में फिर से एक बैठक बुलाई हम्म, मई में, क्योंकि अभी 19 मई को बुलाई, 24 अप्रैल को वो मंत्री बने थे, उनके पास काम बहुत था, बहुत था, तो इस बार वे दिल्ली जा नहीं जा पाए। तो उन्होंने दिल्ली में अपने 2 प्रतिनिधि भेजा उस मीटिंग में, पाए। और 2 प्रतिनिधि को यह कहलवा के भेजा कि आप बैठक में जाइए और बोलिए कि बाबा साहब को हर हाल में हम बंगाल प्रांत से खड़े करेंगे। ये संदेशा पहुंचाइए, उनकी अनुमति लेके आ जाइए। तो उन्होंने वैसे ही किया। बैठक समाप्त हुई, बैठक से वे फिर दिल्ली आए, बंगाल चले आए वो 2 लोग। उन्होंने फिर जोगन्नाथ मंडल को बताया कि हमने बाबा साहब को ये न्योता दे दिया आपका। तो जैसे ही उन लोग जब बैठक खत्म करके बंगाल आए, तो जोगन्नाथ मंडल ने 4 जून 1940, तारीख बता रहा हूं मैं सारा, है ना, ये इतिहास है, ये कोई नहीं बताएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नहीं बताएगा। और जोगन्नाथ मंडल क्योंकि अभी नए नए मंत्री बने थे, तो उन्होंने अपने 2 प्रतिनिधियों को वहाँ इस मीटिंग में भेजा था, और यह कहला के भेजा था कि बाबा साहब को जाके आप बताइए कि हम बंगाल से आपको संविधान सभा के लिए खड़ा करना चाहते हैं और आप अपनी मंजूरी दें। तो ये जो 2 प्रतिनिधि थे, बाबा साहब के पास अपनी बात रखे। बाबा साहब ने तो कुछ उस संबंध में हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। लेकिन जोगन्नाथ मंडल को पूरा विश्वास था, हर हाल में हम बाबा साहब को यहाँ से लेके आएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, और इन लोग जैसे पहुंचते ही 4 जून को कलकत्ता में उन्होंने बंगाल प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वहां 2 थी। एक तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, उसका नाम था बंगाल प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ओके, वो, और शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, ओके, ऐसे 2 जो वहाँ ग्रुप थे, उनकी संयुक्त बैठक बुलाई। और संयुक्त बैठक बुला पर संविधान सभा के चुनाव के बारे में, बाबा साहब को वहां से खड़े करने के बारे में इसमें विचार विमर्श हुआ। और यह बैठक होने के बाद में फिर 17 जुलाई 1946 को बंगाल प्रांत में संविधान सभा के चुनाव होने की तारीख घोषित हो गई। फिर 4 दिन बाद उन्होंने दूसरी बैठक बुलाई जोगन्नाथ मंडल ने, 8 जून 1946 को। शेड्यूल कास्ट के नेताओं की, जितने भी वहां बड़े बड़े शेड्यूल कास्ट के नेता थे, अनुसूचित जाति के, उनकी बैठक बुला के यहाँ उन प्रस्ताव पारित किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल प्रांत से हम खड़ा करने के लिए न्योता देते हैं। दूसरा प्रस्ताव गवर्नर जनरल के नाम से एक निवेदन तैयार किया गया। बिल्कुल। वो निवेदन में तैयार ऐसा किया गया कि बंगाल के जो अनुसूचित जाति के नेताओं के उस पर हस्ताक्षर लिए उन्होंने। उसमें यह लिखा था कि जनरल में कि डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे सच्चे नेता और इन पर हमारा पूरा विश्वास है। ऐसा निवेदन बंगाल के जो बड़े बड़े नेता थे शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने अपने साइन से वो निवेदन जो है गवर्नर जनरल को दिया था। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की फील्डिंग लगा रहे थे वो वहां पे। फिर संविधान सभा का चुनाव होना था। हाँ। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने मना लिया, और बाबा साहब अम्बेडकर शुक्रवार दिनांक 28 जून 1946 को, शुक्रवार का दिन था, 28 जून 1946 को कलकत्ता के बंगाल के हावड़ा स्टेशन पे ट्रेन से उतरे। उनके साथ में उस समय के बड़े अम्बेडकरी नेता पीएन राजभोज और भावराव गायकवाड़, जो बड़े नाम है 2, ये उनके साथ में थे। जोगन्नाथ मंडल हावड़ा स्टेशन पे बाबा साहब अम्बेडकर को रिसीव करने आए। बाबा साहब अम्बेडकर गाड़ी से उतरे, और भी नेता थे। तो वो दूसरे जो नेता थे बाबा साहब से बात करने लग गए साइड में, और भावराव गायकवाड़ जोगन्नाथ मंडल का हाथ पकड़ते हैं और अलग लेकर जाते हैं। बड़ा किस्सा, रोचक किस्सा है ये। और वे वहीं स्टेशन पे कहते हैं, बाबा साहब को बुलाया आपने क्या? सही में बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चुन के जा सकते हैं? क्योंकि संविधान सभा के चुनाव में जो खड़े रहने वाले उम्मीदवार थे, उनको जो वोट देने वाले लोग थे, वो विधायक थे, एमएलए थे। बिल्कुल। बाबा साहब के पास एक विधायक था। और किसी भी संविधान सभा के सदस्य को चुनकर जाने के लिए कम से कम 5 विधायक चाहिए था। कैसा पॉसिबल है? हाँ। इसीलिए भावराव जो गायकवाड़ है, वहाँ जोगन्नाथ मंडल को रेलवे स्टेशन पर ही पूछते हैं साइड में लेके जाके, क्या वास्तव में यहाँ से बाबा साहब चुन कर आएंगे? वे कहते हैं भावराव गायकवाड़ को, आप निश्चिंत रहिए, मैंने जब बाबा साहब को बुला लिया है तो हर हाल में बाबा साहब यहाँ से चुन कर जाएंगे। वो मैंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है, तो वो हम तो निभाएंगे ही। बिल्कुल। तो उसके बाद 2 दिन बाद रविवार को 30 जून 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा जुलूस बंगाल में निकाला जाता, कलकत्ता में।
बड़ी रैली निकलती है और शाम को यह रैली 5 बजे इंडियन एसोसिएशन हॉल है वहां पर, वहां वो रैली विसर्जित होती है एक सभा के रूप में। इंडियन एसोसिएशन हॉल में खचाखच भरा था, बाबा साहब की सभा होती है और इससे उनकी जो रैली थी और बाबा साहब की जो सभा देखी, इससे कांग्रेस चिंतित हो जाती है। ओके। अभी तक का कोई बाहर बात नहीं आई थी कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से खड़े होने वाले और उनको लग भी नहीं रहा था कि इनके पास एक उम्मीदवार है। बंबई से तो कोई जीता नहीं था। तो बंबई से खड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा, दूसरी एक बात स्पष्ट कर दूं कि लोग ये भी बोल सकते हैं कि 46 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो क्या डॉक्टर अंबेडकर भी इसमें खड़े थे? मैं ये बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर ऑलरेडी सेंटर में मिनिस्टर थे 42 से 46 तक। तो सेंटर का आदमी तो राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो उसमें ये खड़े नहीं थे, है ना। तो कांग्रेस इससे चिंतित हो गई और उन्होंने फील्डिंग लगाना शुरू कर दिया कि अभी डॉक्टर अंबेडकर हो सकता है यहां से खड़े हो जाए। तो इसीलिए वो किसी भी तरह खड़े न होने पाए और खड़े यदि हो भी गए थे उसको हम कैसे हराए इसके ऊपर में। बिल्कुल। जोगनाथ मंडल ने 3 जुलाई 1946 को अपने आवास पर, वो 3 कूपर स्ट्रीट पर उनका आवास था कलकत्ता में, वहां बैठक बुलाई और फिर से नए तरीके से राजनीतिक गणित बिठाने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी। और इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बड़े आदरणीय व्यक्ति है, बड़े काम किए उन्होंने, कुछ थोड़े जो काम करते कुछ गलतियां भी हो जाती है उनसे। तो उन्होंने यह घोषणा कर दी, मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या, रोशनदान तक बंद कर दिए, वेंटिलेटर जिसको हम कहेंगे। देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे घुसते हैं। बिल्कुल। फिर से कोट करूंगा मैं इसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे और खिड़कियां तो क्या, उसके रोशनदान जिसको वेंटिलेटर कहते हैं वो तक बंद कर दिए। देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कैसे घुसते हैं। और इसी बीच कांग्रेस की 3 जुलाई को जोगनाथ मंडल ने बैठक लिया, 5 जुलाई को फिर से कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति की नेताओं की। और वहां पर डॉक्टर अंबेडकर यदि खड़े भी हो गए तो उनको इस प्रदेश से हराने का निर्णय लिया जाता है हर हाल में। इसी दौरान 6 और 7 जुलाई को संविधान सभा के भी इलेक्शन के शुरू है। कांग्रेस की बार बार बैठकें हो रही थी, दिल्ली में बैठक थी कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की। इस बैठक में तो वैसे देखा जाए तो जो उस समय बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे किरण शंकर रॉय, जिनका नाम था, नाम भी बता रहा हूँ, इनको दिल्ली जाना था, लेकिन इन्हें कहा गया कि आप डॉक्टर अंबेडकर की गतिविधियों पर नजर रखें, आपको इस मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। अब बाबा साहब अंबेडकर के फॉर्म भरना था, यहां पर भी बहुत चाल चली गई। पहला तो मुकुंद बिहारी मल्लिक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अच्छे कार्यकर्ता रहे, बाबा साहब के सहयोगी रहे। 42 में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी उस समय वे उपस्थित थे और पाली के अच्छे ज्ञाता थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पाली पढ़ाने के लिए जाते थे और उसी के साथ साथ ये बैरिस्टर भी थे। बाबा साहब ने तब तो बुद्धिज्म नहीं लिया था, लेकिन शुरू से ही पाली भी अच्छा पढ़ाते थे, आज पढ़ाने। तो कांग्रेस ने इनको भड़का दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आप ही खड़े क्यों नहीं हो जाते, डॉक्टर नहीं, आप संविधान सभा में जाने के लिए खुद खड़े क्यों नहीं हो जाते। तो इन्होंने प्रयास किया और फॉर्म भरने के लिए, नामांकन के लिए कम से कम 2 विधायकों की जरूरत होती थी, एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा अनुमोदक के रूप में। तो मुकुंद बिहारी मल्लिक ने वो प्रयास किया, लेकिन उनको तो नामांकन के लिए भी 2 विधायक नहीं मिल सके, है ना। अब नामांकन करना था उनको, 8 जुलाई 1946 को नामांकन करना था। अभी जोगनाथ मंडल चिंता में पड़ गए, मैं तो प्रस्तावक के रूप में साइन कर सकता हूँ बाबा साहब के फॉर्म पे, लेकिन अनुमोदक की आवश्यकता है। अभी अनुमोदक की आवश्यकता है, क्या किया जाए। कांग्रेस के 26 विधायक रिजर्व सीट से चुनकर आए थे, उसमें से कई लोग थे गयानाथ विश्वास, क्षेत्रीनाथ सीधा, समान विधायक बाबा साहब के चहेते थे। लेकिन
कांग्रेस ने ऐसे लोगों को जो डॉक्टर अंबेडकर को समर्थन कर सकते हैं नजर कैद कर दिया था ओके। कि वो उनसे मेलजोल न कर सके उनके किसी भी आदमी से। तो ये बात तो कट हो गई कि बाबा साहब के फॉर्म पे ये साइन करेंगे। लेकिन स्वतंत्र रूप से, जैसे मैंने कहा, 3 लोग स्वतंत्र रूप से चुन कर आए थे, जिसमें रंगपुर से एक विधायक थे नगेंद्र नारायण राय, राजवंशी समाज से थे, शेड्यूल कास्ट में आती है जो। वो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के और उनके कार्यों के बहुत प्रशंसक थे। ओके। लेकिन इस समय वे बीमार थे, ओके। पलंग पे अपने खटिया पे पड़े थे, हाँ। चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे। हाँ। तो जोगीनाथ मंडल को लगा कि हो सकता है जो नगेंद्र नारायण रॉय है, हाँ। यह अगर अपना समर्थन दे दे तो बाबा साहब का कम से कम हम फॉर्म तो भर ले बिल्कुल संविधान सभा के लिए, फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ। तो ये रंगपुर जाते हैं। रंगपुर में जाने के बाद देखते हैं वो विधायक जो है बिस्तर पे पड़े हैं, खटिया पे पड़े हैं, चलने फिरने में असमर्थ है। लेकिन वो बाबा साहब को बंगाल प्रांत से खड़े करने के बाद उनसे कहते हैं, और वे कहते हैं कि ऐसा है, उनका फॉर्म भरना है, तो मैं तो प्रस्तावक के रूप में साइन कर सकता हूँ, यदि अनुमोदक के रूप में आप साइन करेंगे तो बाबा साहब का कम से कम नामांकन तो हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो नगेंद्र नारायण राय बोलते ठीक है, मैं तो तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, ना चल सकता ना फिर सकता। तो इतना भर बोलने के बाद जोगीनाथ मंडल उनसे कहते कि मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा। ओके। देश आजाद होने का है, अभी देश का विकास भी होने का है, उस समय नदियों पे पुल नहीं है जाने के लिए, रंगपुर में रहते हैं। जुलाई महीना बारिश का महीना होता है, आप ध्यान रखिए, नदियों में पानी भरा रहता है। वैसे भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में देखते हैं हर साल कितनी बाढ़ आती है, उस समय भी वही स्थिति थी। तो जोगीनाथ उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो जोगीनाथ मंडल एक गाड़ी लेकर जाते हैं और उस गाड़ी में उनको खटिया सहित, पलंग तो होते नहीं थे उस जमाने में, जो काठ ही होती थी, लकड़ी की बनी होती थी, तो उनको उठाकर उस गाड़ी में डालते हैं। और कार्यकर्ता लोग जब नदी आती, पुल नहीं होता, तो वो खटिया सहित उनको नदी पार करवाते हैं इतने पानी में। ओके। और नामांकन कार्यालय तक लेके आते हैं। इस प्रकार से वो पलंग पे, खटिया पे सोते सोते ही ये प्रस्तावक के रूप में जोगीनाथ मंडल बाबा साहब के फॉर्म पे 8 जुलाई 1946 को साइन करते हैं, और अनुमोदक के रूप में नगेंद्र नारायण रॉय साइन, जो निर्दलीय थे, है ना। इस प्रकार से जैसे तैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नामांकन हो जाता है। अब कम से कम 3 विधायक तो और चाहिए ना। बिल्कुल, 5 की तो आवश्यकता थी, 2 तो जमा गए, 2 हो गए। बिल्कुल। कैसे होगा, उनके पार्टी के पास तो विधायक है नहीं। फिर क्या किया जाए। तो जोगीनाथ मंडल 2 प्रकार की कमेटी बनाते हैं, और इसी बीच एक समाचार दैनिक स्टेट अमृत बाजार पत्रिका में छप कर आता है, जो बंगाल का नामचीन पत्रकार है। वो ऐसे छप के आता है 10 जुलाई 1946 को। बाद में जो उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, उनका नाम ज्योति बसु। ओके। ये छप के आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ से नामांकन तो हो गया, नामांकन के बाद में, लेकिन लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक है, वो विधायक डॉक्टर अंबेडकर को अपना मत देंगे और डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से चुन के आएंगे। जैसे ही ये खबर वहां पेपर में छपती है, दैनिक वहां के स्थानीय अखबारों में, तो 10 जुलाई 1946 को, पेपर का मैं नाम भी दे रहा हूँ, अमृत बाजार पत्रिका, 10 जुलाई 1946 को कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु, जो करीब 25 साल तक वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, उस समय वो विधायक थे, वह खुलासा करते हैं कि हमने अपने कम्युनिस्ट पार्टी से जो विधायक है, विधायकों की ओर से, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने संविधान सभा के लिए सोमनाथ लाहौटी को खड़ा किया है। यानी कि वो अखबार की जो खबर है उसका खंडन कर देते हैं। हाँ, इससे साबित होता है कि उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा। वो कहते हैं कि हमने सोमनाथ लाहौटी को अपने पार्टी की तरफ से खड़ा किया है। डॉक्टर अंबेडकर को वोट देने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो जोगीनाथ मंडल अब फिर से वहाँ के जो विद्वान लोग रहते हैं, जो समझदार लोग रहते हैं, उनकी कमेटी बनाते हैं, बैठक बुलाते हैं, और एक युवकों की, जो कॉलेज के युवक होते हैं, जो युवकों की कमेटी बनाते हैं। अब भरोसा किससे किया जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस के सीट से, आरक्षित सीट से तो हमारे ही लोग चुन के आए थे। बिल्कुल, अनुसूचित जाति के लोग चुन के आए थे, तो भरोसा तो उन्हीं से किया जा सकता था। बिल्कुल।
तो 2 प्रकार की कमेटी बनाने के बाद उन्होंने, जो युवा लोग होते थे वो जाके ऐसे विधायकों के घर के सामने नारेबाजी लगाते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में उनको अपना वोट देने के लिए वो नारेबाजी लगाते थे। और दूसरी जो कमेटी थी, ये महत्वपूर्ण कमेटी थी, जो विद्वानों की कमेटी ऐसे विधायकों के घर जाती थी, उनको समझाती थी, वो कहती थी कि देखिए आप विधायक बने कांग्रेस से सीट से, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके विचार करिए कि आप जो सीट पे, आपको तो ये समाज खड़ा भी नहीं करता था, बिल्कुल, छूता भी नहीं था। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर 3 गोलमेज सम्मेलन में जाके जो गांधी जी के साथ समझौता हुआ, अधिनियम बना, उसी के तहत रिजर्व सीटें मिली है, और आप विधायक बने हो, भले ही कांग्रेस की सीट से बने, बाबा साहब की बदौलत किसकी है? बिल्कुल, है ना। और यदि तुमने डॉक्टर अम्बेडकर को चुन के नहीं दिया और वे संविधान सभा में यदि नहीं जा पाए, तो हो सकता है जो आपको सीट मिली है वो भी चली जाए, रिजर्वेशन भी चला जाए। बिल्कुल, और हो सकता है यदि आपने उनको चुनकर दिया और वे वहां चले गए, तो आज आप विधायक हो तो कल मंत्री भी बन सकते हो। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनको ये बात लगी, लेकिन क्या करते, विधायकों तो नजरकद कर रखा था बिल्कुल, कुछ लोगों को। इसका परिणाम यह हुआ। और दूसरा, 17 जुलाई को अभी इलेक्शन का दिन था। पंजाब के कुछ प्रांत से कुछ अछूत समाज के पंजाबी भाई बंगाल में बिजनेस के सिलसिले में वहां स्थायी हो गए थे। ओके, उसमें पंजाब के जालंधर जिले के ढिलवा गांव के बाबा बुद्ध सिंह, नाम भी बता रहा हूं, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े चहेते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के काम को देखकर बहुत मानते थे। और क्योंकि पंजाबी में उनको हिंदी बोलना नहीं आता था, उनको डॉक्टर को डाकदार अम्बेडकर बोलते थे। ओके, ओके, ओके। उन्होंने हर पंजाबियों के पास कृपान होती है, बिल्कुल, ये ध्यान में रखना। उन्होंने अछूत समाज के जो रिजर्व सीट से चुनकर आए थे उन विधायकों को, उस जब इलेक्शन हो रहे थे उस इलेक्शन पीरियड में वो कृपान निकाली। हाँ, और लहराते हुए कहा कि यदि हमारे समाज के जो विधायक है इन्होंने बाबा साहब के समर्थन में अपना वोट नहीं दिया तो वे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे और मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। यह खबर जो है 18 जुलाई 1946 के दैनिक स्टेटमेंट में छपकर आई थी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने जहां पर इलेक्शन हुआ था वहां पर हुड़दंग मचाई करके। ओके, रेफरेंस है ये। हाँ, हाँ, और रही कुछ भी बात, लेकिन बाबा साहब के प्रति जो उनके मन में जो ये था लगाव था और संविधान सभा में जो जाना चाहिए ये भाव उनमें दिखाई देता। हालांकि वैसा कुछ किया नहीं उन्होंने, है ना, लेकिन इससे उनके बाबा साहब के प्रति उनका ये दिखता है कि बाबा साहब जाना चाहिए, कितना तीव्रता दिखाई देती है। और एक बात विशेष बताना चाहूंगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल यदि चाहते तो खुद भी संविधान सभा के लिए खड़े रह सकते थे। वे तो 37 में तो जनरल सीट से चुनकर आए थे, बिल्कुल, निर्दलीय सीट के तौर पर चुनकर आए थे, लेकिन उनको उनसे ज्यादा जरूरत बाबा साहब की, इसलिए उन्होंने ये कभी सोचा नहीं। और बाद में जब 20 जुलाई 1940 को चुनाव होने के बाद चुनाव परिणाम की जब घोषणा हुई तो सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई है सतीश चंद्र बोस, ये भी एक संविधान सभा के सदस्य के लिए खड़े थे। इनसे भी कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र तरह से ये खड़े थे, किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार से बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ओके, और 7 विधायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना वोट दिया था। ओके, उसमें तो जोगन्नाथ मंडल थे एक पहले, दूसरे नारायणपुर से जो विधायक थे, निर्दलीय जो थे, निर्दलीय रंगपुर से जो विधायक थे स्वतंत्र, नगेंद्र नारायण राय, मुकुंद बिहारी मल्लिक, इन्होंने तो खुद खड़ा होने का प्रयास किया था। ये भी स्वतंत्र रूप से चुनकर आए थे, इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने, क्योंकि ये अच्छे कार्यकर्ता भी थे, इन्होंने वोट दिया। फिर फरीदपुर से कांग्रेस के विधायक थे लेकिन रिजर्व सीट से चुनकर आए थे, द्वारिकानाथ बरूरी जिनका नाम था। ओके, तंजौर से कांग्रेस के विधायक थे गयानाथ बिस्वास, उन्होंने भी बाबा साहब को वोट दिया। और रंगपुर से कांग्रेस के विधायक थे छेत्रीनाथ सिन्हा, इन्होंने भी बाबा साहब का वोट दिया। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनकर आया। और यानी कि ये बाबा बुद्ध सिंह जो है उन्होंने जो आह्वान किया था वो वहां पे नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं,
मैं इसलिए उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, लेकिन जो विद्वानों ने उनके दिमाग में भरा हाँ कि आज आप विधायक बने बाबा साहब की बदौलत, हाँ, और बाबा साहब नहीं बने, वहां अगर पहुंचे तो जो अधिकार हमें 35 के संविधान ने दिया है, हाँ, अधिनियम ने दिया है, शायद वो भी चले जाए, वहां हमारा कोई प्रतिनिधित्व यदि नहीं रहेगा तो यह बात उनको घर कर गई। ओके। क्योंकि भले वे कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समझते थे, उनके विचारों से वो प्रेरित थे, है ना। तो मेरा स्पष्ट मत है ये कि धमकी से किसी ने वोट नहीं दिया। विद्वानों ने जो उनको बताया, आपकी विधायकी भी जा सकती है और आगे सारा समाज का बड़ा नुकसान हो सकता है, तो यह घर कही गई उनके बाद में, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को अपना वोट दिया। तो सर ये हो गए 7 उम्मीदवार। हाँ, मैं 7वें का नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला। एक था वीर बिरसा करके नाम लेते, लेकिन मैंने उसकी खोज भी नहीं की। संदर्भ में मिलता है, लेकिन वो ऐसा वीर बिरसा नाम का कोई विधायक चुनकर नहीं आया था, इसलिए 7वें का अभी पता नहीं, लेकिन 7 वोट बाबा साहब को मिले थे। सर ये तो एक स्पष्ट बात है कि बाबा साहब को जो आपने कहा है 7 वोट मिले थे। बिल्कुल। और आपने उनके पार्टी का नाम भी बताया है, कांग्रेस के कुछ निर्दलीय थे, और स्वयं जोगेंद्रनाथ मंडल वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे। अब तो बात मुद्दे की है सर, आपने तो बता दिया कि इतने लोगों ने दिया, लेकिन आज भी हम बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे लेखक, पत्रकार, संशोधक टीवी मीडिया में जो दिखाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के बदौलत, यानी उनकी सहायता से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पहुंचे। और आप तो एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम लीग का तो कोई भी नाम नहीं है, निर्दलीय है, कांग्रेस के बागी विधायक है। तो सर ये फैक्ट्स तो आपने बता दिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस बातों को नजरअंदाज करते हुए यही नैरेटिव गढ़ा जाता है कि मुस्लिम लीग ने की वजह से बाबा साहब संविधान सभा पहुंचे? क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? देखो, बाबा साहब चुनकर आने के बाद कलकत्ता में तो एक भव्य जुलूस निकाला गया था बाबा साहब के वो खुशी मनाते हुए, और 25 जुलाई को महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को बधाई संदेश भेजा। ओके। आप जो कह रहे हैं मुस्लिम लीग का समर्थन बाबा साहब को मिला, ये नैरेटिव समाज में फैला हुआ है। बिल्कुल, ये सरासर झूठ है। मैंने जो नाम गिनवाया वहां तो कोई भी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार नहीं है, विधायक नहीं है, नहीं है ना। उलट यदि हम देखेंगे तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई। ओके। उन्होंने सपोर्ट किया। अगर जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते तो क्या मुस्लिम लीग की सरकार बन पाते थे? बिल्कुल नहीं। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की सरकार को सपोर्ट किया, तभी तो वहां वे मंत्री बने थे उसी बदौलत। ओके, है ना। तो यहाँ मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं है। ओके। अब आगे की बात यदि देखें हम, बाबा साहब चुनकर तो आ गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब मुंबई विधानमंडल में थे, वहां मोरारजी देसाई समान बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो बड़े बड़े नेता रहे हैं, और तो उन्होंने बाबा साहब का काम देखा है। एक अकेला अम्बेडकर 500 को भारी था। बिल्कुल, है ना। और अब तो संविधान सभा में पहुंच गया। बाबा साहब की और कांग्रेस की कभी जमती नहीं थी। बिल्कुल। अगर शुरू से आंदोलन देखे तो उनकी कभी जमी नहीं। वैचारिक लड़ाई थी, बिल्कुल विचारों की लड़ाई थी। तो बाबा साहब को लग रहा था हो न हो मुझे संविधान सभा से बाहर करने के लिए प्रयास तो अवश्य हो सकते हैं। बिल्कुल। तो संविधान सभा भले ही जुलाई में चुन ली गई है, संविधान सभा के सदस्य जुलाई में चुन लिए गए, लेकिन संविधान सभा दिसंबर में शुरू होने वाली थी। बाबा साहब के पास मौका था। तो बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर 1946 के मध्य में इंग्लैंड के दौरे पर जाते हैं। ओके। अक्टूबर 1946 में, जुलाई में इलेक्शन खत्म हुए। बिल्कुल, है ना। दिसंबर में संविधान सभा बैठने वाली है। उसके 2 महीने पहले बोले या 1.5 महीने पहले बोले, अक्टूबर 46 में मध्य में बाबा साहब इंग्लैंड जाते हैं दौरे पर। इंग्लैंड के दौरे पर जाने के बाद में वहां पर बाबा साहब वहां के प्रधानमंत्री एटली के साथ मिलते हैं, जो लेबर पार्टी की सरकार चुनकर आई थी। और मिस्टर चर्चिल के साथ तो वो पूरा दिन बिताते हैं, उनके साथ लंच भी लेते हैं। और चर्चिल को सारी बात बताते हैं, और चर्चिल आश्वासन देता है कि मैं ब्रिटिश की संसद में, ब्रिटेन की संसद में आपकी बात अवश्य उठाऊंगा। और यहाँ बाबा साहब जब यहाँ भारत में नहीं रहते तो यहाँ बड़ी बात होती है, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी।
बाबा साहब की एब्सेंस में यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस यह दिखाना चाहती थी कि हम अछूतों के कितने हिमायती हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के कोटे से बाबू जगजीवन राम को अनुसूचित जाति के तौर पर उम्मीदवार मंत्रिमंडल में उनको सम्मिलित किया। और मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि हम भी अछूतों की हिमायती क्यों नहीं बताया, दोनों तो आपस में बांट लेना चाहते थे अछूत समाज। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सेवा के लिए। अछूत समाज तो उनकी सेवा करेगा, पाकिस्तान में भी जाएगा तो यहाँ भी उनको लेबर मिल जाएगी। बिल्कुल। तो दोनों इस प्रकार से बांटना चाहते थे। तो अगर जिन्ना को भी लगता था कि हम भी ऐसा क्यों नहीं बताए कि हम भी अछूत समाज की हिमायती है, इसलिए उनके मन में यह बात आई। और जब यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनने की बात आई तो उन्होंने जोगीनाथ मंडल का नाम उनके सामने आया कि हम इनको अंतरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना सकते, प्रतिनिधि, हाँ अछूतों का प्रतिनिधित्व के तौर पे बुला सकते। तो इसीलिए उन्होंने मिस्टर सोहरावर्दी के पास संदेश भेजा कि आप जोगीनाथ मंडल से कहिए कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट में अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो जाए। तो यहाँ भी बड़ा ट्विस्ट है। तो जोगीनाथ मंडल के पास में जैसे ही ये बात पहुंचती है, सोहरावर्दी बुलाते हैं जोगीनाथ मंडल को, कहते हैं कि जिन्ना जी का संदेश आया है और बैरिस्टर जिन्ना का, और आपको हम इंटरिम मुस्लिम लीग के कोटे से इंटरिम गवर्नमेंट में भेजना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए तो जोगीनाथ मंडल चुप रहे थे और वे कहते हैं कि ऐसा है, मेरे गुरु भाई तो अभी इंडिया में है नहीं। बिल्कुल। और मैं अचानक यह निर्णय नहीं ले सकता, मुझे कम से कम 1 दिन का समय दीजिए। जोगीनाथ मंडल अपने घर आते हैं, सोचते हैं। अब जिन कांग्रेसी विधायकों ने बाबा साहब को चुनकर दिया था, उससे कांग्रेस तो नाराज थी। बिल्कुल। जोगीनाथ मंडल दूसरे दिन आते हैं और मिस्टर सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे, उसको कहते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं। तो बोलते क्या शर्तें हैं? वो बोलते यदि मैं अंतरिम गवर्नमेंट में तो मेरा यहाँ का मिनिस्टर का पद तो जाएगा। जो बंगाल के मिनिस्टर थे वो। तो मेरी 2-3 शर्तें ये है कि मैं अगर वहां मंत्री बनता हूँ मुस्लिम लीग के कोटे से, तो मेरा जो मंत्री पद यहाँ खाली होगा, मेरे 1 मंत्री के बदले आपको 2 मंत्री बनाना होगा, मैं जिसे कहूँगा। और 2 लोगों को विविध आयोग पे अध्यक्ष बनाना होगा कमीशन में। और तीसरी शर्त यह है कि मेरे गुरु भाई आने के बाद जब मेरी उनसे चर्चा होगी और उनको यह पसंद न होगा तो मैं किसी भी समय ये पद छोड़ सकता हूँ। आपको यह यदि मेरी तीनों शर्त मंजूर है तो मैं आपके प्रस्ताव को मान्य करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। तो यही बात जिन्ना जी के सामने रखी, उनकी बातें हुई और जोगीनाथ मंडल का यह प्रस्ताव मान लिया। तो कांग्रेस से नाराज जो 2 लोग थे, जोगीनाथ मंडल ने 4 लोगों का बंदोबस्त किया जिन्होंने बाबा साहब को वोट दिया था। उनको नाराज नहीं होने दिया, उसका इनाम दिया। 2 लोग मंत्री बने, 2 लोग विविध कमीशन में गए। हो गया, उनका नुकसान भरपाई तो हो गई। और ये सेंटर में आ गए। मुस्लिम लीग से कोटे से जोगीनाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया इंटरिम सरकार में भारत का। वो यहाँ सेंटर में कानून मंत्री बने और बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर फिर नवंबर के पहले सप्ताह में 15 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर लाहौर के रास्ते मुंबई लौटे। बाबा साहब अम्बेडकर के मुंबई लौट के आने के बाद ही उसके 5 दिन में ही जोगीनाथ मंडल 1946 को मुंबई में राजगुरु में बाबा साहब अम्बेडकर से जाके मिलते हैं। तो जोगीनाथ मंडल का बाबा साहब के साथ में एक फोटो मिलता है, देखेंगे उसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं सिद्धार्थ कॉलेज में, उसी समय का फोटो है। तो इनकी बंद कमरे में बातचीत होती है और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की सहमति होगी तभी वो फिर रिजाइन वगैरह नहीं करते और बने रहते हैं। और यहाँ बाद में हम देखते हैं कि नवंबर में बाबा साहब आते, 20 नवंबर को मिलते, तब तो जोगीनाथ मंडल कानून मंत्री है। 9 दिसंबर 1946 को कांग्रेस से सबसे जो वरिष्ठ आयु में जो सबसे बड़े थे, वयोवृद्ध थे, जो थे सच्चिदानंद सिंह, इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का सत्र शुरू होता है। जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर बाद में देखते हैं 11
दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का एक भावी संविधान कैसा होना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब थे प्रधानमंत्री थे तो भारत के भावी संविधान के बारे में अपनी बात रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को बुलाते, तो वो अपनी संविधान कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। बाद में 15 दिसंबर को एम.आर. जयकर का भाषण होता है। बिल्कुल। एम.आर. जयकर का जब भाषण होता है तो में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग विशेषता सदस्य तो चुन कर आए थे और देशी रियासतों के कुछ सदस्य संविधान सभा में चुन के आने के बाद भी सम्मिलित नहीं हुए थे, बायकॉट करते थे। हाँ, तो एम.आर. जयकर ने इस बात को उठाया कि वो भी कांग्रेसी थे, एम.आर. जयकर, बैरिस्टर एम.आर. जयकर ने, उन्होंने उठाया कि संविधान सभा शुरू हो गई, ठीक हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ पर नहीं है और देशी रियासतों के भी सदस्य नहीं है। इनके एब्सेंस में यदि हम कोई संविधान बनाते हैं और यदि वे उन्हें मान्य नहीं हो तो ऐसे संविधान बना के क्या मतलब, देश में तो अराजकता ही रहेगी, बिल्कुल माहौल ठीक नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है हम इनको यहाँ पर लाने के लिए इनसे निवेदन करें, तब कुछ देर के लिए संविधान सभा स्थगित कर दे, इनके आने तक, इनको मनाने तक। बिल्कुल। फिर उसके 2 दिन बाद 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी बात रखने के लिए पुकारते, जो कि उनका पहला भाषण संविधान सभा। हाँ, तो बाबा साहब कहते थे मैं तो विरोधी खेमे का सदस्य हूँ, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नंबर इतने जल्दी आएगा तो और 10-12 दिन बाद आएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। बिल्कुल, मैं तो तैयारी करके भी नहीं आया हूँ। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जो संविधान के बारे में बातें रखी कि हमारे देश का संविधान समाजवादी होना चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने तो इसके साधन बताए नहीं, ये सब कहाँ से आएंगे, जब साधन ही नहीं रहेगा तो तुम ये सब बातें कहाँ से लाओगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। यानी नेहरू की बात को तो काट दिया बाबा साहब। बाबा साहब की विद्वत्ता थी इस प्रकार से, और बाबा साहब ने जयकर के बात का समर्थन किया और कहा कि ये जयकर बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य और देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में नहीं आते तब तक हमने संविधान सभा को स्थगित कर देना चाहिए, रोक देनी चाहिए, आगे हमने फिर उनके आने तक उनको मनाना चाहिए। तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को और अन्य सदस्यों की बातों को मानते हुए जनवरी 1947 तक के लिए संविधान सभा को स्थगित किया जाता है। लेकिन बाबा साहब के मन में एक ही बात चल रही है, क्योंकि उसमें से 296 में से 207 ही सदस्य उपस्थित थे, 89 सदस्य अनुपस्थित थे जो मुस्लिम लीग और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सदस्य थे। वहां इंग्लैंड में भी बातें चल रही थी, क्योंकि बाबा साहब इंग्लैंड से आए थे, चर्चिल से भी मिले थे। तो चर्चिल ने दिसंबर 1946 में ब्रिटेन की संसद में यह बात कही संविधान सभा जो भारत में बनी है उसमें केवल एक ही जाति का प्रतिनिधित्व हो रहा है, एक ही बड़ी जाति का, उसमें छोटी जाति के और अन्य जातियों के सदस्य बहुत कम है। और वो साइमन जो थे, वाइकाउंट साइमन जो थे, उन्होंने तो और अधिक स्पष्ट किया, बाबा साहब इनसे भी मिले थे, उन्होंने कहा कि यह जो सभा है भारत की संविधान सभा, यह हिंदुओं की सभा है। ओके, इंग्लैंड के संसद में कहा यह संविधान सभा न होकर यह हिंदुओं की सभा है, या हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार वहां भी बातें उठी। और 4 नवंबर 1946 को, क्योंकि वहाँ अंतरिम गवर्नमेंट भी चल रही थी, कानून मंत्री जोगीनाथ मंडल थे, बाबा साहब संविधान सभा में थे, तो जोगीनाथ मंडल, हम जिस हिंदू कोड बिल की बात करते हैं ना, उसकी शुरुआत जोगीनाथ मंडल ने की। 4 नवंबर 1946 को अंतरिम सरकार में जब कानून मंत्री का भार उन्होंने संभाला था, तो उन्होंने ऐसे वहाँ 2-3 ली थी कैबिनेट के सामने में, महिला सभा लेडी रमा राव थी, आयुष्मती स्वागी अम्बुनाथन थी, रेणुका रॉय थी, इनके सामने कैबिनेट में जोगीनाथ मंडल ने हिंदू कोड बिल रखा था, उसका ड्राफ्ट रखा था और यहाँ से कैबिनेट से पास भी करवा लिया था। बाद में देश का विभाजन हुआ और ये नहीं हो सका, बाबा साहब ने फिर इसको किया। हम देखते हैं क्योंकि कानून मंत्री जोगीनाथ मंडल थे, तो उसके बाद में उनके जाने के बाद बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने, तो उन्हीं को बाहर मिला। बिल्कुल। तो सारे दस्तावेज तो बाबा साहब ही देखेंगे ना, वो कानून मंत्रालय के। तो बाद में वो एक अलमारी में बाबा साहब को वो फाइल लगी और उसको बाबा साहब ने अपने सिरे से फिर दोबारा रखा, ये देखते। बिल्कुल। लेकिन जोगीनाथ मंडल जो अपना कानून, अपना क्या बोलते हैं, हिंदू कोड बिल के जनक हम जोगीनाथ मंडल को कह सकते हैं। ये बात बाबा साहब ने संसद में भी कई बार कही थी।
तो बाबा साहब ने देखा अब संविधान सभा तो जनवरी में होने वाली है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, मुंबई आकर राजगृह में फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वर्किंग कमेटी की बैठक ली। उस बैठक में बाबा साहब ने फिर से अंदेशा जताया कि हो सकता है मैं अभी तो संविधान सभा में हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर करने की कोशिश की जा सकती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा निवेदन संविधान सभा को दे कि जो हमारे समाज के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, देश को कौन सी आवश्यकता है, इस बारे में एक निवेदन हम दें। तो निवेदन देने का तय होता है उस ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी में। 16 जनवरी 1947 का वह दिन था। लेकिन वर्किंग कमेटी में इतने कोई विद्वान, बाबा साहब से ज्यादा कोई विद्वान थोड़ी थे। बिल्कुल। तो यह जिम्मेदारी वर्किंग कमेटी बाबा साहब को ही देती है कि आप ही एक निवेदन तैयार करें। तो बाबा साहब निवेदन तैयार करते हैं और 15 मार्च 1947 को यह निवेदन संविधान सभा को दिया जाता है और बाद में वो प्रकाशित भी होती है किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के नाम से। इसको यदि हम पढ़ेंगे तो ये एक संविधान की बहुत सारी बातें इसमें ली गई है। मिनी संविधान कह सकते हैं इसको। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज बाबा साहब की किताब है। बाबा साहब ने इसको धारा और प्रतिधाराओं में बनाया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए हर भारतीय ने। और अब विभाजन की राह आ गई। जोगनाथ मंडल ने विभाजन के लिए विभाजन नहीं होने के लिए बंगाल का बहुत कोशिश की, कई सभाएं ली, लेकिन क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार थी और मुस्लिम और दलित मिलकर यहाँ हमेशा सरकार बनी रह सकती थी। बिल्कुल। और इसके बहुत से कारण थे। बाबा साहब को भी संविधान सभा से बाहर होना था, बिल्कुल करना था, बोले तो चलेगा। तो यह जो प्रदेश था बंगाल का विभाजन तो हुआ। बाबा साहब जहां से चुनकर आए थे वह तो हिंदू बहुल एरिया था, जसोर और खुलना, तो वह भी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इसका नतीजा ऐसा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। वो जहां से चुन के आए तो वो प्रांत पाकिस्तान में चला गया। और जिन विधायकों ने चुन के दिया था वो उधर के विधायक थे, बिल्कुल, वो भी बाहर हो गए, है ना। तो इस प्रकार से उनकी विधायकी भी चली गई। बाबा साहब के संविधान सभा के सदस्य थे, वो वहां जाने से वो भी बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। बिल्कुल। लेकिन आपको बता दो, बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर 1946 में इंग्लैंड गए थे। बिल्कुल। और वहां से आश्वासन लेकर आए थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे और उन्होंने उनको बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और वहां से आश्वासन लेकर आए थे कि कुछ भी हो जाए आपकी उपस्थिति रहेगी। बिल्कुल। निश्चिंत है बाबा साहब। तो आइए संविधान सभा में से बाहर होने के बाद, अब उन तारीखों पे नहीं जाऊंगा कि जोगनाथ मंडल ने कितनी बैठकें की बंगाल का विभाजन रोकने के लिए। 2 जून 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर एक गोपनीय पत्र लिखते हैं। देखो अभी 2 जून 1947 को जोगनाथ मंडल ने 30 मई 1947 को बाबा साहब को एक पत्र लिखा था और उनसे बाबा साहब से सलाह मांगी थी कि अभी देश का विभाजन होने जा रहा है, उसमें हमारी स्थिति क्या रहेंगी, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके बारे में। तो 2 जून 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर जोगनाथ मंडल को एक गोपनीय पत्र लिखते हैं। वो पत्र मेरे महाप्राण जोगनाथ मंडल और बाबा साहब के आंदोलन में महाप्राण जोगनाथ मंडल का योगदान में वो पत्र दिया है। सबके लिए ओपन है पत्र। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि देखिए, हिंदुओं को तो हिंदुस्तान मिल जाएगा, मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने लिए अलग से प्रदेश मांग सके। बिल्कुल। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो हमारे लोग रहेंगे उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए और भारत में जो लोग रहेंगे उनके भी अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से बाबा साहब ये नहीं लिखते कि आप पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन अगर कोई भी विद्वान सोचेगा तो बाबा साहब जब ऐसे लिखते हैं वहां पाकिस्तान में भी हमारे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यह होता है कि हमारे लोगों की वहां सुरक्षा करने के लिए कोई होना चाहिए। निश्चित। मुस्लिम तो सुरक्षा करेगी नहीं जब तक हमारा उनका अपना कोई नेता वहां नहीं होगा, उनकी बात करने वाला। तो जोगनाथ मंडल इस बात को समझते हैं और वो खुद पाकिस्तान जाने का निर्णय लेते हैं। ये कारण था। लोग बोलते हैं वो गद्दार हो गए, पाकिस्तान चले गए, ऐसे चले गए, ये गलत है बात। वह समाज हित में वहां गए थे, है ना। बाद में बाबा साहब संविधान सभा से तो बाहर हो गए। कारण कैसे बना मैं इस पे नहीं जाऊंगा, आप सोच सकते हैं उसको। 30 जून 1947 को भारत के जो राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
वह मुंबई के जो प्रधानमंत्री रहते हैं, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता हाँ था, हाँ खेर। बीजी खेर। हाँ, बीजी खेर। खेर को पत्र लिख के कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा में मौजूदगी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अक्टूबर 1946 में बाबा साहब वहां गए बिल्कुल, थे उसका करेक्शन है ये। और वहां से प्रेशर आता है कांग्रेस पे, और कांग्रेस की जो आला कमान जो नेता है वो बीजी खेर को खत लिखते हैं कि ऐसा ऐसा है। इसमें एक बात और है कि बैरिस्टर एम.आर. जयकर हाँ ने जो कहा था संविधान सभा में कि हमने संविधान सभा थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए कि यहाँ मुस्लिम लीग के और देसी रियासतों के भी हाँ जो सदस्य चुने गए वो आने आनी चाहिए। चाहिए। तो इनके बात की खिल्ली उड़ाई गई थी संविधान सभा में, ये इससे खिन्न थे और इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। ओके। वो जगह रिक्त हुई थी, मुंबई प्रदेश में थी, पूना से थे वे। तो ऐसा पत्र लिखने के बाद वो जो जयकर की सीट खाली हुई थी, मुंबई प्रांत से जो सीट थी, यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर को निर्विरोध चुन के भेजा गया। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लू मिलेंगे आपको। जब ये बाबा साहब को यहाँ से चुनकर भेजने की जब खत लिखा, खत लिखने के 4 दिन बाद 4 जुलाई 1946 को, नहीं 4 जुलाई 1947 को, है ना, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश होता है। बाबा साहब के लिए लेटर लिखने के 4 दिन बाद ब्रिटिश की गवर्नमेंट में भारतीय स्वतंत्रता बिल आता है। 11 जुलाई 1947 को बाबा साहब को मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना जाता है। ओके। 4 जुलाई को बिल पेश हुआ इंग्लैंड की संसद में, भारतीय स्वतंत्रता बिल। 11 जुलाई को बाबा साहब को चुन कर दिया और 15 जुलाई को वो बिल पारित होता है। ओके। बाबा साहब के चुने जाने के बाद बिल वो पारित होता है। इसका क्या अर्थ लगाएंगे आप, लगा लीजिए। बिल्कुल, यानी कि ब्रिटिशों को बाबा साहब चुने गए, ये मान्य हो गया है, स्टैंप लग गया है। अगर नहीं चुना जाता तो क्या होता, ये भी आप ही उसका निर्णय तो समझ में नहीं आता है ना? हाँ। तो 3 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के नाम की जब घोषणा करते हैं, उसमें बाबा साहब का नाम कानून मंत्री के तौर पर लिया जाता है। अब देश का विभाजन होने की राह पर है ना। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान अलग हो जाएगा, 15 को भारत आजाद हो जाएगा ब्रिटिशों से। तो जोगीनाथ मंडल बाबा साहब का ये पत्र पाकर 5 अगस्त 1947 को 12 बजे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात करते हैं और इसी दिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कराची पाकिस्तान के लिए रेलगाड़ी से रवाना हो जाते हैं। वो पाकिस्तान चले जाते हैं। 10 अगस्त 1947 को जिन्ना महाप्राण जोगीनाथ मंडल को पाकिस्तान के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। ओके, है ना। वहां का जो संविधान बना उसमें भी जोगीनाथ मंडल की भूमिका रही है बड़ी। बिल्कुल। भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलती है और बाद 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इसमें भी एक बड़ी हम सोच सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने। बिल्कुल। देश में कोई बड़ा कानून बन रहा है, संविधान बन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ऑलरेडी संविधान सभा में दूसरी बार भी आ चुके हैं। और कानून मंत्री उस संविधान सभा का अध्यक्ष बनेगा या और कोई बनेगा? जिसके अंतर्गत जो कानून मंत्री है देश का, संविधान सभा गठित हुई है, तो मेरे को लगता है कि वह जो कानून मंत्री होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के पास संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पद खुद ब खुद चल के आया, क्योंकि वो कानून मंत्री है। कानून किसी की मेहरबानी उसमें मुझे तो नहीं दिखती। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में आपको इसमें सब मालूम है बाबा साहब का, फिर बाबा साहब ने कितनी अथक मेहनत से किया। बाबा साहब इधर में संविधान बनाते थे, फिर संविधान वो ड्राफ्ट वहां पर चर्चा होती थी और हर चर्चा का दबाव। आप संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि समय काफी लंबा हो रहा है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर चर्चा का जवाब कौन देता है? अकेला बाबा साहब अम्बेडकर। हर कलम टू कलम, कलम दर कलम, पूरी अपनी विद्वत्ता के साथ में उस डिबेट्स उठा के पढ़िए संविधान सभा के, उसमें पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो इतनी विद्वत्ता बाबा साहब अम्बेडकर में थी। और इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर
जो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में कहते हैं, और बाकी लोगों ने भी फिर बाबा साहब के समर्थन में, टीटी कृष्णमाचार्य ने तो बहुत बड़ी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब कहते हैं कि हमने बहुत ही मेहनत से इस संविधान सभा के रूप में संविधान को तैयार किया है। हम राजनीतिक रूप से तो एक हो गए। राजनीतिक रूप से एक होने का मतलब हमने यहाँ अनुसूचित जाति को तो रिजर्व सीटें दे दी है, दलितों को रिजर्व सीटें दे दी है, लेकिन समाज में अभी भी बहुत गहराई व्याप्त है। बिल्कुल। आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, डिवाइडेड है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश का पैसा है। बिल्कुल। यदि हम इस खाई को नहीं पाट पाए तो हो सकता है कि हमने जो इमारत इतनी अच्छी खड़ी की है, यह जो इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से जो ग्रसित लोग हैं, यही इस इमारत को कहीं तहस नहस न कर दे। ये बाबा साहब ने चेताया है। उसी में वो कहते हैं कि सर कि आज तक तो हम अंग्रेजों को दोष देते थे, अब हम उनको दोष नहीं दे सकते। अब तो हमारे पास है बिल्कुल सब कुछ। तो जो भी खामियां होगी उसके जिम्मेदार हम स्वयं हम ही होंगे। तो इस प्रकार जो अभी जो दौर चल रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, तो उनको ऐसा कहने वालों को तो उनको सारा पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। क्योंकि संविधान सभा के डिबेट से यदि पढ़ेंगे कोई भी, तो उससे पता चल जाता है कि किसने संविधान बनाया क्या। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ना अपना श्रेय नहीं लिया। बिल्कुल। अंतिम भाषण में उन्होंने सभी को श्रेय दिया। BN राव का भी नाम उन्होंने लिया, उनको भी श्रेय दिया। तो ऐसा नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेला बनाया, लेकिन संविधान उनके विचारों से निर्मित हुआ, यह तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान पे जो मैं बताऊंगा, संविधान 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में बना, और इस पे संविधान बनाने में उस समय जो खर्चा आया 63,99,729 रुपए खर्चा आया। और इस प्रकार बाबा साहब के अथक प्रयासों से ये भारत का संविधान बन सका। बिल्कुल। और आज मैं तो यह कहूंगा कि संविधान हमारे देश का आजादी के बाद जो विकास हुआ है, उसके लिए तो संविधान जिम्मेदार है, संविधान के कारण हुआ है। बिल्कुल। और जो नहीं हो पाया है, वो जो संविधान ठीक से चला नहीं पाया, उनके कारण हुआ। वो तो बाबा साहब ने डायरेक्टली, संविधान उसके लिए दोषी नहीं है, वो कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बाबा साहब, मैं तो ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं है। 26 जनवरी 1950 से, है ना, संविधान लागू हुआ। तो जो भी देश का विकास हुआ, तो हम ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं, बल्कि संवैधानिक भारत के निर्माता है। बिल्कुल। और जिस दिन हम यह पद, यह मान उन्हें, उपाधि उन्हें देंगे, तभी उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। इसी के साथ आपने मुझे इतना लंबा सुना और यह अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसीलिए मैं आप सारी टीम का UCN की धन्यवाद देता हूँ। आपका जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, हम देख रहे थे काफी लंबी बातचीत हुई है, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो चाहे कोई पुरोगामी हो या विषमतावादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हो, तो ये सच्चाई सामने लाना हमारा काम है, और वो हम करते आ रहे हैं। और सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर, अगर मैं ये भी एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। ये तो लंबी बातचीत है, कोई सुनेगा, लेकिन किसी को अगर इस बात को पढ़ना है, ऑथेंटिकेट करना है, या कहीं रेफरेंस यूज करना है, तो वो तो लिखित में जो साहित्य होता है उसका बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आपने हमें ये जो पूरी जानकारी दी है, तो हमारे जो दर्शक है, जो पाठक भी है, तो वो इस बात को किस किताब से पढ़ सकते हैं? आपकी ऐसी कोई किताब है क्या जो इसको पढ़ के उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप कृपया हमारे दर्शकों को भी बताइए, आपकी कौन कौन सी किताबें इस विषय से संबंधित हैं? देखो, मैं बुद्धिज्म का और अम्बेडकर थॉट का विद्यार्थी हूँ। मैंने तो अनेक विषयों में, 8 विषयों में मैंने MA किया है, लेकिन मैं विशेषकर बताना चाहूँगा, मैंने अम्बेडकर थॉट में भी MA किया है, MPhil अम्बेडकर थॉट में किया है, मेरा PhD भी अम्बेडकर थॉट में हुआ है। तो PhD का विषय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में जोगेंद्रनाथ मंडल का योगदान, यह मेरा था। मैं जब रिसर्च कर रहा था, उस समय जब मैंने संदर्भ ग्रंथ ढूंढने की कोशिश किया, तो मुझे ऐसे ठोस ग्रंथ तो कहीं नहीं मिले, ना मराठी में मिले, ना अंग्रेजी में मिले, ना हिंदी में मिले। सर, ये तो बात आप तो यही कह रहे, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी, आपने जो बताया है, पाकिस्तान में गए थे
पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी जोगेंद्र नाथ मंडल के योगदान से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। नहीं, विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो हुआ यह कि मेरे जो मार्गदर्शक थे उनका नाम लेना चाहिए, हाँ। डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर। इनके मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी किया था। तो उस समय मराठी, अंग्रेजी, हिंदी में ज़्यादा ग्रंथ नहीं थे, केवल LR बाली साहब ने डॉक्टर अंबेडकर जीवन इन मिशन में, और उन्होंने लिखा डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान, इसमें थोड़ी बहुत 2-3 पेज की जानकारी थी। तो अब मेरे सामने प्रश्न खड़ा हुआ है कि सब्जेक्ट तो मेरे गाइड ने दे दिया है, हाँ। अब मैं इसको करूंगा कैसे, न्याय कैसे कर पाऊंगा इस विषय के साथ। सोर्सेज बहुत कम है, हाँ। जो है वो काफी नहीं है। तो डॉक्टर आगलावे सर के माध्यम से जोगेंद्र नाथ मंडल के जो पुत्र थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका नाम मुझे जगदीश चंद्र मंडल, वो कोलकाता में रहते थे। उनसे हुए, उन्होंने बंगाली में 7 वॉल्यूम निकाले जोगेंद्र नाथ मंडल जी। ओके। अब उसका पता तो चल गया, जानकारी तो मिल रही है, लेकिन मुझे तो बंगाली आती नहीं थी। मैं करूंगा क्या? हाँ। तो इसके लिए मैंने 2 वर्ष तक बंगाली सीखी। ओके। नागपुर में ही सीखी। नागपुर में यहीं पर बाजू में ये छोटी धंतोली है, यहाँ सरस्वती लाइब्रेरी है, धंतोली पुलिस स्टेशन के अपोजिट। हाँ, वहाँ फ्री क्लासेस का मैंने ऐसे उसी समय जब मेरा पीएचडी का चल रहा था, पेपर में पढ़ा यहाँ फ्री क्लासेस होने वाली है, बंगाली सिखाई जाएंगी। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी। मैंने ज्वाइन कर लिया। ऑफिस करके मैं शाम में क्लास होती थी 6:30 बजे, मैं जाता था, 8:30 बजे तक वहाँ क्लास करता था। मैंने 2 सर्टिफिकेट भी लिए उनसे, निखिल भारत बंग परिषद इलाहाबाद से वो परीक्षा हुई थी। तो अब मेरा काम बन गया, मुझे तो बंगाली मैंने सीख लिया। वो 7 वॉल्यूम मेरे बड़े काम में आए। और उसके अलावा भी बंगाली साहित्य मुझे बहुत मिला। तो मैंने वो वहाँ से सारा सब कुछ निकाल के पीएचडी का थीसिस अपना किया। मेरी 504 पेज की किताब सम्यक प्रकाशन दिल्ली ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में जोगेंद्र नाथ मंडल का योगदान प्रकाशित किया। उसके बाद में बामसेप ने भी मेरी एक छोटी सी किताब, वो बीडी बोरकर साहब की तरफ से मुंबई से प्रकाशित हुई थी। और मैंने भी सोचा कि 504 पेज की किताब तो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी सारी बड़ी। तो मैंने फिर कुछ ना सोचा कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार से संविधान सभा में पहुंचे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा का सफर, ये वह किताब है। जो तो इसमें संविधान सभा में बाबा साहब कैसे पहुंचे इस संबंध में, और कौन कौन चुन के आए थे, सबके नाम, रेफरेंसेस इसमें सारे मिलेंगे। ये भी सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। मेरी अधिकतर किताबें सम्यक प्रकाशन ने ही पब्लिश किया। ओके। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये बात महत्वपूर्ण है। अगर आप ये लंबा इंटरव्यू सुनने के बाद आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हालांकि इंटरव्यू का समय बहुत लंबा है, बट ये सुनना जरूरी है क्योंकि इसमें अधिकतम फैक्ट्स बताए गए हैं, क्रोनोलॉजी भी बताई गई है, और ये आपके लिए, आपकी रिसर्च के लिए, आपकी समझ के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। और जो मैंने अभी कहा है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और इस इतिहास को तोड़ना और मरोड़ने का काम जो हो रहा है वो काफी निंदनीय है। तो ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं सर के माध्यम से, तो ये तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को, लेकिन आपको भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका भी हमें बहुत समाधान है। तो सर ने बताया है कि उनकी काफी किताबें सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा का जो सफर है उसकी छोटी किताब भी उन्होंने निकाली है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि जोगेंद्र नाथ मंडल पर उनकी एक बृहद किताब आई है, लगभग 400 पन्नों की है, वो भी आप पढ़िए। उसमें भी काफी विस्तृत जानकारी दी है। एक छोटी सी एक बुकलेट भी आई थी उनकी, तो वो बुकलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो मिलती है तो वो भी पढ़िए। और यह इंटरव्यू आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है। आप भले ही ChatGPT का इस्तेमाल करते हो, AI का इस्तेमाल करते हो, वहां भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये आप इंटरव्यू अपने दोस्तों को साझा कीजिए, और सर ने जो बताया है वो किताबें भी आप अपने दोस्तों को, ये आप स्वयं भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी बताए। और काफी रिसर्चर हैं जो ये मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान है। इसका खंडन मंडन भी यहाँ से हो सकता है। हालांकि हमें नया जो सही इतिहास है वो हमें सामने की पीढ़ियों को तक पहुंचाना है। तो आप बने रहिए और आप देखते रहिए UCN बुद्धा।
जय भीम, नमो बुद्ध।